मोड होगा, एविडेंस, ठीक है। अरे यार कहाँ गया, आज हम बात करने वाले हैं एविडेंस की, ठीक है। मैं फटाफट पूछूंगा, रिस्पॉन्स देना है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, फटाफट बताओ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। दो, हाँ 20 बिलियन ईयर एगो। ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, क्लियर है बिल्कुल। यानी सबसे पहले यूनिवर्स आया 20, फिर 4.5 क्या आया, फिर 4 बिलियन क्या आया। यानी ऐसे भी तो कह सकते हैं 500 मिलियन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ, एक ही तो बात है, इसमें याद रहेगा। अच्छा लाइफ की बात करते हैं, तो लाइफ का जब पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, 4 बिलियन। जब पूछेगा वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर तो क्या बोलोगे भाई, यूनिसेलुलर नहीं, सॉरी, सबसे पहले पूछेगा वो नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर का मतलब है जेंट मॉलिक्यूल बन रहे थे, पर उससे पहले का भी कुछ समय था जिसके अंदर कह सकते हो अर्थ तैयार हो रही थी, वो उसमें टाइम इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। जब क्वाइसर वेट जैसी चीजें बन रही थी, कह सकते हो उस समय की बात है। तो 3 बिलियन और सेलुलर लाइफ 2 बिलियन। सेलुलर में भी पूछेगा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, तो यूनिसेलुलर की बात करेगा तो नहीं, यूनिसेलुलर की बात करेगा तो 2 बिलियन, और मल्टी सेलुलर की बात करेगा तो 1.5 बिलियन। तो याद रहेगा, ये याद हो गया होगा ना, ठीक है। चलो ये ध्यान रखना है। फिर बात जो क्वेश्चन बनेगा बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी में बस एक ही क्वेश्चन, एक लाइन बनती है, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए था, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट गैलेक्सी या निब्युली। क्लियर है बिल्कुल। गैलेक्सी में बात करते हैं तो अपनी गैलेक्सी मिल्की वे, आपको याद रखना है। अपना जो सोलर सिस्टम है, सौर मंडल, उसमें एक प्लेनेट है, इस पे हम रहते हैं, वो कौन सा प्लेनेट है, अर्थ। अर्थ के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो अर्थ कैसे बनी थी, सेम यही मेथड था, ठीक है। वही ग्लासेस का क्लाउड था, सॉलिड एंटिटी कहां गई, सेंटर के अंदर आ गई, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था सेंटर का, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं ना कि लावा, मैग्मा, ठीक है। द कोर मूवी में देखा भी होगा, ठीक है। मैग्मा घूम रहा है, लावा घूम रहा है कंटिन्यू, उसके रोटेशन की वजह से ही अर्थ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, इसमें कोई डाउट। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। फाइनली धीरे धीरे मैंने बताया जब टेम्परेचर वेरिएशन हुए तो वॉल्केनिक इरप्शन हुए, वॉल्केनिक इरप्शन हुए तो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से क्या हुआ, मैग्मा बाहर आया, धीरे धीरे ठंडा हुआ, अर्थ की क्रस्ट बनी, ठीक है। और को गैसेस निकली, वो कहां चली गई, बाहर के वातावरण के अंदर, जो अभी प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बोलोगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर अभी नहीं बना था, समझ रहे हो। रिड्यूसिंग टाइप का था, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन नहीं थी। कौन कौन सी गैसेस थी, नंबर 1 मीथेन, नंबर 2 अमोनिया, नंबर 3 नाइट्रोजन, नहीं मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन, और नंबर 4 वाटर वेपर्स की फॉर्म में था, पर CO2 थी। समझना मेरी बात, याद रहेगा ये, इस पर क्वेश्चन आता है। फाइनली मैंने बात की थी, ठीक है, ये बेसिक बात हो गई थी, फिर थ्योरीज की बात की थी। थ्योरीज की बात करते हैं तो कुछ ऐसी थ्योरी आई स्टार्टिंग में जो डिस्कार्ड कर दी गई, ठीक है, जैसे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। कैटास्ट्रोफिज्म मतलब क्या होता है, प्रलय, प्रलयवाद, क्या कहते हैं इसको, प्रलयवाद, जो प्रलय को फोकस करता है, ठीक है, विध्वंस को फोकस करता है। उसके हिसाब से भाई अर्थ पर लाइफ आती है, फिर जाती है, आती है और जाती है, ये सिलसिला चल रहा है, क्लियर है। फिर से नए सिरे से चालू होती है इवोल्यूशन, बिल्कुल जीरो से, समझ रहे हो ना, आई या नहीं आई। चलो फाइनली इसके बाद आई थी थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया, ठीक है, पेंजीन या स्पोर्ट्स की फॉर्म में किसी और प्लेनेट से मेटेरॉइड्स की उल्कापिंडों के थ्रू लाइफ यहां पर आई, जैसे और प्लेनेट्स पे भी जाती है, ऐसे मानना था साइंटिस्टों का, स्पेशली एस्ट्रोनॉट्स जितने भी थे उनका, ठीक है। चलो उसके बाद एक थ्योरी ऐसी आई जिसमें क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, किसने दी थी, कैसी बात कर रही है, अरिस्टोटल या अरस्तु हिंदी में बोल देते हैं, ठीक है, इन्होंने दी थी। और किसने फेवर किया था इसका, वान हेलमोट ने फेवर किया था, समझ में आ गया। हाँ भाई फेवर भी तो जरूरी है, अगर मैं बात बोलूं और तुम मुझे फेवर ही ना करो तो मेरी बात की वैल्यू खत्म हो गई ना। और तुम फेवर करोगे तो मैं मजबूत हो जाऊंगा, हाँ भाई बच्चों ने फेवर किया है, इसका मतलब ठीक है वो चीज सर्वाइव कर सकती है, नहीं आई क्या। फाइनली इसके बाद इस थ्योरी को डिस्कार्ड किसने किया था, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को,
पहले बोलोगे थ्योरी का नाम, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अब थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कई साइंटिस्टों ने दी थी, ठीक है। उसमें जो फेमस साइंटिस्ट थे लुईस पाश्चर, उनका एक्सपेरिमेंट ध्यान रखना। उन्होंने एक बीकर में, फ्लास्क में एक ब्रॉथ बनाया। क्या बनाया? ब्रॉथ। जिसमें क्या क्या मिलाया था? ईस्ट पाउडर, शुगर, पानी में घोल लिए और एक ब्रॉथ तैयार हो गया, जो एक बैक्टीरिया के लिए एक अच्छा मीडियम है। पर इसमें पहले से भी कंटामिनेशन हो सकता है। तो पहले आपने क्या किया? इसको स्टरलाइजेशन किया, स्टराइल किया, इसको अच्छे से गर्म किया, सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मारे गए इसके। फाइनली आपने क्या काम किया? देखने के लिए कि लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है या अचानक से पैदा हो जाती है। तो एक की तो नेक तोड़ दी उन्होंने, एक को वैसा का वैसे ही मेंटेन रहने दिया, जिसमें पानी भरा हुआ था, डायरेक्टली एयर एंटर नहीं कर रही थी। जिसकी नेक तोड़ी उसमें डायरेक्ट लाइफ एंटर कर गई बाहर से, और लाइफ से लाइफ क्रिएट हुई। तभी उन्होंने बोला ओमनीज वाइवम एक्स वीवो, ओमनीज वाइवम एक्स वीवो। लाइफ से लाइफ क्रिएट होती है, यूं ही स्पॉन्टेनियसली कोई जनरेट नहीं हो जाता। और यहां पर आकर के, ठीक है, इनकी यानी अरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस थी वो डिस्कार्ड हो गई। कोई डाउट? याद रहेगा? हाँ या ना? ठीक है। यानी एकदम दिमाग में ऐसे, मतलब इवोल्यूशन ऐसे होना चाहिए कि मतलब टिप्स पर हो जाएगा ना, टिप्स पर एकदम। पूछेंगे अभी, ठीक है। कल थ्योरीज हैं, ध्यान रखना, थ्योरीज थोड़ी सी इंपोर्टेंट है, ठीक है। जैसे लेमार्क, डार्विन, मॉडर्न थ्योरी, ठीक है। तो उसमें म्यूटेशन की थ्योरी भी आ जाएगी। तो कल थ्योरी थ्योरी कराऊंगा बस। और परसों मैं कराऊंगा एक तो हार्डी विनबर्ग, हो सकता है हार्डी विनबर्ग कल ही हो जाए क्योंकि थ्योरीज में आता है वो, ठीक है। और वो क्या नाम है, ह्यूमन एवोल्यूशन, ठीक है। ह्यूमन एवोल्यूशन होते ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर परसों अगर तुम मुझे इतना बता देना, क्या टेस्ट से पहले क्लास होनी चाहिए? नहीं, बात तो नहीं हो पाएगी। अब टेस्ट से कितना पहले, पहले कितना? एक तो होता है जैसे मैं सुबह 8 बजे ले लूं, फिर तुम्हें टाइम मिल जाए, तुम रिवीजन कर रहे हो यहाँ पर, या सर बिल्कुल टेस्ट से पहले ले लो, तो सुबह का मतलब 8 बजे, यानी सेम टाइम रखेंगे फिर तो, जिससे कि तुम अपने तैयार हो के आओ, अपना क्लास ले लो, क्लास लेने के बाद अपना रिवीजन करो और टेस्ट बढ़िया तरीके से टेस्ट दो। वो ठीक है ना तरीका, जो मुझे समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो इस तरीके से रखेंगे। इसमें हम दो काम कराएंगे। जो टेस्ट में आ रहा है, क्या आ रहा है टेस्ट में? अरे यहाँ पूरा आ रहा है टेस्ट में, पूरा रिवीजन नहीं करा सकते। हम्म, नहीं नहीं नहीं, वो तुम खुद रिवीजन कर लोगे ज्यादा बेटर है, क्योंकि मेरा तरीका क्या होगा, मैं सब कराऊंगा, कई चीज तुम्हें आती होंगी तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तुम्हें क्या करना, पलटना होगा, सिर्फ देखना होगा जो चीज में नहीं आती। तुम्हारा रिवीजन स्ट्रेटेजी उस समय की बेटर काम करेगी, मेरी वाली काम नहीं करेगी, क्योंकि मुझे पता है सबकी हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटेजी है ना, और मैं तो कॉमन लेके चलूंगा। नहीं नहीं, क्योंकि उस दिन मैं ड्रग्स कराऊंगा, मैं बताऊं ड्रग्स कराऊंगा, हाँ मतलब वाला ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला पार्ट कराऊंगा, ठीक है। हाँ वही होगा, क्योंकि उसमें एक कैंसर बचा है, नहीं नहीं, एड्स बचा है थोड़ा सा, लाइफ साइकिल ऑफ HIV, और कैंसर बचा, ओ सॉरी, ड्रग्स बचा है, हार्डली 1 घंटे का है। आपको 1 घंटे के लिए आएंगे, ऐसे सोच रहे हो क्या? मैं तो सोच रहा हूँ क्या करा दूं, रिवीजन करा दूं, तुम्हारे तो फायदा हो जाए। पूरी फिजियो कैसे रिवीजन हो जाएगी ना, क्योंकि तुम्हारे में 2 घंटे में करा भी दूं, अब आधे बच्चों का ह्यूमन फिजियो का आधा पार्ट स्ट्रॉन्ग है, अब समझो टाइम बर्बाद हो गया ना वो तो सारा। नहीं नहीं, मैं चाह रहा हूं अभी जो टेस्ट हो रहा है उसका फायदा हो, या तो एनिमल, उसमें भी अब इतना तो मैं करा दिया है, ठीक है। चलो, पर 8 बजे से क्लास लगा लेते हैं, चलेगा क्या? 9 बजे से लगाएं? कितने बजे 8 बजे के लिए एग्री हैं? अच्छा, कितने बजे 9 बजे के लिए एग्री हैं? तो 8 बजे। कोई नहीं, ठीक है। हाँ, पर हाथ उठाया है, आ जाना, हाथ नहीं उठाया ना, पता है मुझे, ठीक है। हाँ, तो अब इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, क्योंकि आ जाना भाई। हाँ भाई, मैंने अपनी टिकट कैंसिल करा ली है, करा रहा हूँ, फ्राइडे की जगह सैटरडे करा रहा हूँ शाम को, ठीक है। तो रुक रहा हूँ मैं इसलिए, 26 को नहीं रुकेंगे यार, ठीक है।
26 को यहाँ कोई आएगा ही नहीं, बंद रहेगा सेंटर है। बूंदी के लड्डू खाने आओगे? चलो अब यहाँ जाओ, खाने के लिए कहीं भी आ सकते हो तुम। ये कहाँ गया? अच्छा, आज मैं थोड़ा ओरिजिन ऑफ यू कैट कराना था मुझे। अच्छा, एक बात थोड़ा सा और रह गया उसके अंदर। तो इतना क्लियर हो गया आपको कि किस तरीके से, ठीक है, हम कहां तक पहुंच गए थे? हाँ, नहीं नहीं, अभी हम थ्योरी की बात कर रहे थे, ठीक है। लुईस पास्चर ने डिस्कार्ड कर दी। फिर फाइनली लुईस पास्चर के बाद जो थ्योरी आई थी, सबसे इंपोर्टेंट थ्योरी आई थी, जो सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी थी, क्या बोलेंगे? ओपरिन हेल्डेन थ्योरी। ओपरिन कहां के रहने वाले थे? हेल्डेन। कहां माइग्रेट होके आए थे? कहां पर? भुवनेश्वर। क्लियर? बिल्कुल। इन दोनों ने मिलकर के जो ओपरिन और हेल्डेन ने मिलकर थ्योरी दी थी, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्राइमरी एबायोजेनेसिस। प्राइमरी एबायोजेनेसिस यानी पहले एबायोजेनेसिस हुई है फिर बायोजेनेसिस हुई है। क्लियर है? बिल्कुल। इसने ये नहीं कहा कि टोटली एबायोजेनेसिस हुई है। प्राइमरी का मतलब पहले एबायोजेनेसिस फिर बायोजेनेसिस। यस, इसलिए भाई मेनली इन्होंने केमिकल इवोल्यूशन पर काम किया। तो इन्होंने बताया कि भाई हमारी थ्योरी को हम केमिकल इवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। केमिकल, समझना मेरी बात, क्योंकि स्टार्टिंग में केमिकल वाला पार्ट हुआ। क्योंकि उन्होंने बताया कि पहले एटम थे, एटम के इंटरेक्शन से सिंपल मॉलिक्यूल बने, उनके इंटरेक्शन से थोड़े और बड़े कंपाउंड बने, उन कंपाउंड के पॉलीमराइजेशन से लार्ज कंपाउंड बने। ठीक है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फेट, इनके मिलने से, ठीक है, मीथेन, अमोनिया जैसे कंपोनेंट बने। और इनके आगे मिलने से शुगर, सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, फैटी एसिड, समझ रहे हो ना मेरी बात, ग्लिसरॉल जैसी चीजें बनी। इनके पॉलीमराइजेशन से फिर आगे जाकर के प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, समझ रहे हो, कार्बोहाइड्रेट, इनका फॉर्मेशन हुआ। और फाइनली लिपिड का फॉर्मेशन ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के मिलने से होता है, पर पॉलीमराइजेशन से नहीं होता। हाँ या ना? लिपिड कैसे बनते हैं? यस सर, तुरंत बोल दिए यस सर। मैं आगे कह दूंगा ऐसे तो हाँ यस सर। लिपिड पॉलीमराइजेशन से बनते हैं नहीं बनते? नहीं वाले हाथ उठाना जरा। अच्छा, बनते वाले हाथ उठाना। बाद बाकी के बाहर निकल जाओ, देखता हूँ क्लास में कितने बचते हैं। कहीं तो हाथ, कुछ तो सोचा करो भाई। सर एकदम ब्लैंक, भूल गए ना, नहीं पता ना, हाँ है पता। प्रोटीन पॉलीमराइजेशन से बनता है नहीं बनता? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एकदम एकदम दम निकल गए यहां पर आकर के। न्यूक्लिक एसिड तो लिपिड, तो बोलने में दिक्कत क्या आ रही है? लिपिड बनता है नहीं बनता? क्या नहीं बनता? दम नहीं आ रही तुम्हारे अंदर, ये जो दम नहीं आ रही है ना, वो बता रही है कि भयंकर डाउट में है सर हम। लिपिड पॉलीमराइजेशन से बनता है या नहीं बनता? नहीं बनता। एक आवाज आई, कहां से आई? हाँ बेटा, ये पीस ने बोला तो नहीं बनता है। खड़े हो। क्यों नहीं बनता? तो कैसे बनता है ये बता चल। किससे मिलके बनता है? कि पॉलीमराइजेशन से? सच में? कितने लोग इसके समर्थन में हैं? देख, तेरे समर्थन में, तेरा साथ नहीं छोड़ेगा, तू कुएं में कूदेगा तब भी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। तू भी समर्थन में है भाई? एस्टर बॉन्ड तो भाई, पेप्टाइड बॉन्ड तो वहां भी बनता है। एग्रीगेशन वाला बात अलग हो गई, ठीक है, एग्रीगेशन वाली बात अलग हुई, क्योंकि लिपिड सिंगल फॉर्म में नहीं रहते, ठीक है। पर मैं बात कर रहा हूं बनते कैसे हैं। एक लाइन, लिपिड कभी पॉलीमर नहीं होते, ठीक है, ये अल्कोहल और लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड के एस्टरिफिकेशन से बनते हैं। एक अल्कोहल में मैक्सिमम कितने फैटी एसिड जुड़ सकते हैं? एक भी जुड़ सकता है, दो भी जुड़ सकते हैं, मैक्सिमम तीन जुड़ सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं इनको। क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स। तो ट्राइग्लिसराइड्स कभी सिंगल फॉर्म में नहीं रहता, झुंड की फॉर्म में रहता है। पर अकेला तो ट्राइग्लिसराइड ही है, नहीं है। झुंड में रहने का मतलब नहीं है पॉलीमर हो गया। समझ में आया? लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के एस्टरिफिकेशन से बन रहे हैं, ये पॉलीमर नहीं होते। अरे आई, ठीक है, हाँ भाई बैठ जा,
ठीक है, पर तू भूल गया, ये गलत, ये गड़बड़ तूने की। ऐसे थोड़ी ना हर भाव में पता होता है, बताना चाहिए था ना, भूल गए, होता तो है पर भूल गए, ऐसे थोड़ी ना होता है। टिक टिक मारने की गंदी आदत है ना। एग्जाम में तो सिंपल थोड़ा पूछेगा पॉलीमर है या नहीं है, घुमा के पूछेगा, इसकी मोनोमर यूनिट क्या है, ठीक है, इस तरीके से पूछेगा। समझ रहे हो ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ तुम्हें क्या याद रखना है। तो ये क्वेश्चन लगाने जरूरी होते हैं, क्वेश्चन से समझ में आता है थ्योरी करनी कैसे है, दिमाग में कैसे रखनी है। तो यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इतनी समझ में आ गई कि स्टार्टिंग में लोपरिन हेल्डिन ने इतना बात बोला कि भाई इनके पॉलीमराइजेशन से चीजें बन रही हैं, और वो चीजें बन रही हैं जो आगे जाके लाइफ को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्लियर है, यानी बायोजेनेसिस के लिए। फिर बायोजेनेसिस की बात करते हैं, तो बायोजेनेसिस को प्रूफ, इनकी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए स्टैनली मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया। कितने दिन तक चला? जब रेशियो बताओ, बोल रहा हूं मैं, किसका बस बोलना चालू कर दिए। अब पूछ रहा हूं ना मैं, ठीक है, मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया का रेशियो क्या होगा? 2:1। तो कौन सा होगा? 2:1:2। मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया का रेशियो, ठीक है, 2:1 होगा। ठीक है, हाँ क्लियर है, अब तुम्हें दिमाग में रहेगा। तो रेशियो समझ में आ गया कैसे निकाला, ठीक है। फाइनली टेम्परेचर कितना था? कितने बोल्ट का स्पार्क जनरेट किया था? 75,000, ठीक है। अच्छा, कौन से अमाइनो एसिड इनको मिले थे उस यू ट्यूब के अंदर? ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड। बस ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, मिलर एक्सपेरिमेंट किस सन में लगाया गया था? 1953। याद रहेगा क्या? टीप के बोल रहे हो, देख के बोल रहे हो, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना है 1953 में एक्सपेरिमेंट लगाया था, ठीक है। चलो, मिलर के एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आ गया कि मिलर के एक्सपेरिमेंट से समझ में आ गया कि प्राइमरी है बायोजेनेसिस, फिर बायोजेनेसिस। बाद में हेल्डिन साहब ने एक कल्पना की कि उस समय का जो सागर था वो हॉट डाइल्यूट सूप था जिसमें एग्रीगेशन हो रहा था। एग्रीगेशन किसका हो रहा था भाई? मतलब प्रोबायोटिक्स ही बोल सकते हो उसको, जिसमें क्या थे वो सब्सटेंस थे जो आगे जाकर के प्रोटोबायोन्ट्स बनाएंगे, और प्रोटोबायोन्ट्स प्रोकैरियोट बनाएंगे, और प्रोकैरियोट यूकैरियोट बनाएंगे। ये तो था, कोई डाउट? ठीक है, फिर आगे जाकर के प्रोटोबायोन्ट्स की बात करते हैं, तो उसमें क्वाइसरबेट्स और माइक्रोस्फीयर की स्पर्धा आई। क्वाइसरबेट टर्म किसने दिया? और माइक्रोस्फीयर, वो तो याद रहेगा, चलो ठीक है। माइक्रोस्फीयर मतलब कह सकते हो माइक्रोस्फीयर और क्वाइसरबेट में मेन डिफरेंस क्या था? मेम्ब्रेन का। किसके पास बाइलिपिड मेम्ब्रेन थी? माइक्रोस्फीयर। किसके अंदर सिंपल मेटाबॉलिज्म देखने को मिल रहा था? क्वाइसरबेट्स में। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल याद हो गया होगा पूरा। मतलब पूरा एवोल्यूशन लास्ट दिन ऐसा हो कि तो मैं खड़ा करूं, हाँ स्टार्ट, शुरू से लेकर लास्ट तक एवोल्यूशन खत्म हो पाएगा ऐसा क्या? ऐसे ही कराऊंगा मैं, से आराम से करा रहा हूं, याद करा करके, बिल्कुल ठीक है। अभी कल थ्योरी आएंगी, थ्योरी टिपिकल है थोड़ी सी, ठीक है, बल करा दूंगा याद, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। फाइनली इसके बाद प्रोकैरियोट का ओरिजिन स्टार्ट हुआ। अगर मैं कहूं कि प्रोकैरियोट कब आए? अब आए, क्या बोला? 2 बिलियन ईयर एगो। और यूकैरियोट कब आए? 1.5 बिलियन ईयर एगो। क्लियर है बिल्कुल? हाँ। प्रोकैरियोट में सबसे पहला सीक्वेंस बताओ, पहला कौन था? ऑटोट्रॉफ। फिर कीमो ऑटोट्रॉफ का एग्जांपल आयरन बैक्टीरिया। अरे आयरन बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के पास, तो तुझे क्या हो गया आज दोस्त के बगल में बैठ गई तो उसका असर पड़ गया। अरे ऐसी बात कर दी सर आपने, बेइज्जती कर दी। हाँ, अलग अलग बैठने, तू पीछे बैठी थी, सही काम कर रही थी, और ये भी ठीक ठाक बोल रही थी, अब दोनों बैठते ही साथ सब कचड़ा हो गया। चलो कोई नहीं, ठीक है, ठीक है। अब ये बताएगी कीमो ऑटोट्रॉफ के बाद कौन आए?
हाँ, कीमो हेटेरोट्रॉफ। हाँ, फिर आगे कौन आए? कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटो, कीमो हेटेरो, कीमो ऑटो, यही हुआ क्या? फिर आगे भी कुछ आया? कौन आया बता? कौन? अरे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ तो समझ रहे हो, ये थोड़ी ना बोलेंगे सिंपल सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ, जो H2O की जगह H2S यूज करते थे, H2O की जगह H2S यूज करते थे। क्लियर है बिल्कुल? जैसे सल्फर बैक्टीरिया। उसके बाद स्टार्ट होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ साइनोबैक्टीरिया। जैसे ही साइनोबैक्टीरिया आया, उसने क्या रिलीज की? किसके ब्रेकडाउन से? ऑक्सीजन रिलीज होते ही सबसे पहले ऑक्सीजन का काम क्या था? मीथेन और नाइट्रोजन को रिप्लेस करना। मीथेन को किससे रिप्लेस किया? नाइट्रोजन को किससे रिप्लेस किया? सॉरी, अमोनिया को किससे रिप्लेस किया? नाइट्रोजन से। क्लियर बिल्कुल? और बाद में इस ऑक्सीजन ने आपस में इंटरेक्ट करके ओजोन का फॉर्मेशन किया, और ओजोन के बनते ही लाइफ चल पड़ी। चल पड़ी का मतलब तेज इवोल्यूशन चालू हो गया। आई या नहीं आई? आ रही है ना? आ रही है, आ रही है ना भाई? पक्का? क्या समझ लिया? नहीं आ रही है क्या? आ रही होगी, अभी पूछूंगा तुरंत बोलेगा वो, ठीक है? पर अभी पूछूंगा नहीं। पता है मुझे आ रही है, आंखें बताती हैं, बताती है ना? तो आगे छुपाया मत कर एकदम, आई कांटेक्ट। हाँ सर। अब इसमें क्या है? कहानी तो है, कहानी तो आ रही है ना, पूछूंगा थोड़ी ना कुछ। हाँ, पता है, चलो आ जाओ। अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ यू कैरियोट। ओरिजिन ऑफ यू कैरियोट, फटाफट आ जाओ। आज सारा खत्म करना है, क्योंकि कल मुझे थ्योरी करानी है, बिल्कुल प्लानिंग के हिसाब चलना है। कल थ्योरी, परसों ह्यूमन एवोल्यूशन वाला लास्ट, ठीक है? खत्म से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे दिमाग में कितना है सेट हुआ उससे काम चलेगा। खत्म मत बोला करो, सेट इन ब्रेन, समझ रहे हो? हाँ, बीएमएस बोल दो, मतलब दिमाग में सेट होना चाहिए, खाली बोलने से नहीं, मतलब वास्तव में याद भी होना चाहिए। तो अब क्या होगा बेटा? ओरिजिन ऑफ, ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट। अरे हाँ, स्पेलिंग क्यों और मिस्टेक हो जाती है? चलो, ओरिजिन ऑफ यू कैरियोटिक सेल्स। कैसे बनी यू कैरियोटिक सेल्स, जरा बताओ। सबसे पहले एक सेल थी, कौन थी? सेल थी। धीरे धीरे इसके अंदर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, मतलब एकदम नहीं हुई है, धीरे धीरे बन रही है। क्रोमेटिन धीरे धीरे इसके अंदर ठीक है, क्रोमेटिन है। अभी कोई ना माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक सेल थी, धीरे धीरे जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर मतलब सराउंडेड हो रहा है एक मेम्ब्रेन के। आगे जाकर के समझना, समझते जाना। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर डेवलप हो चुकी है, एक काम तो हो गया। अब ये क्या काम करेगा? इसको भूख लगेगी, ये फैगोसाइटोसिस करेगा ये सेल। जब सेल फैगोसाइटोसिस करेगा, मतलब स्पेशली एंडोसाइटोसिस, तो किसको इंगल्फ करेगा ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस? जरा बताओ। फूड को नहीं, एक प्रोकैरियोटिक सेल को करेगा। किसको करेगा? एक प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होगी यहां पर? बैक्टीरिया। आपसे पूछे सेल विद इन सेल का एग्जांपल बताओ, क्या बताओगे?
सेल विद इन सेल, सेल के अंदर सेल, माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि माइट्रोकॉन्ड्रिया के पास भी तो अपना खुद का सेल्फ डीएनए होता है, हाँ या ना? हमारी सेल के पास भी अपना डीएनए होता है। समझना, एंडोसाइटोसिस हुई, किसकी एंडोसाइटोसिस हुई? माइट्रोकॉन्ड्रिया की नहीं बोलोगे, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की एंडोसाइटोसिस हुई, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया कह सकते हो। जैसे इसकी एंडोसाइटोसिस हुई, इसने खा लिया, ये क्या था एक तरीके से, ये कॉमन सेल था, ये कह सकते हो एनारोबिक सेल था, जो एक प्रीडेटर था। प्रीडेटर समझते हो? हाँ, प्रीडेटर। इसने क्या काम किया? सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप करने के बाद इसने एंडोसाइटोसिस की, मतलब एक प्रोकैरियोटिक सेल का क्या कर रहा है, ये इंगल्फ कर रहा है, और इंगल्फ करके इन दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बैठ गई। यानी इसने क्या काम किया कि भाई तू मुझे एनर्जी दे, मैं तुझे खाना और रहने को घर दूंगा। नहीं आया क्या? तो भाई वो एग्री हो गए दोनों के दोनों। एक ने क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड कराई, तो दूसरे ने क्या काम किया? यस, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। और धीरे से ये प्रोकैरियोटिक सेल कन्वर्ट किसमें हो गई? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल। इस तरीके से किसका फॉर्मेशन हो गया? एक एनिमल सेल का फॉर्मेशन हो गया। एनिमल सेल क्यों बोला? क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, तो ये बन गया माइटोकॉन्ड्रिया। और ये बन गई एनिमल सेल। एक घटना और घटित हुई, उस घटना ने क्या काम किया? इस एनिमल सेल ने अगेन एक बार इच्छा और जागृत की कि एक बार मैं फैगोसाइटोसिस और करेंगे। तो भाई इसने इस बार फैगोसाइटोसिस की, तो इस बार किसको इंगल्फ करेगा? ये ब्लू ग्रीन एल्गी को। इस बार किसको इंगल्फ करने वाला है? पहले से क्या है इसके पास? न्यूक्लियस अपना। भाई अपना न्यूक्लियस था, अपना माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके पास आ चुका था, न्यूक्लियस के पास अपना जेनेटिक मटेरियल था, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना जेनेटिक मटेरियल था। अब धीरे से इसने एक सेल को ऑल इंगल्फ किया। समझना, एक बार एंडोसाइटोसिस और होगी। इस बार जिसका शिकार होगा वो ब्लू ग्रीन एल्गी होगी। साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके पास क्या होते हैं? पिगमेंट। जब ये अंदर एंटर करेगा तब फाइनल जो सेल बनेगी, इसको क्या बोलने वाले हो? प्लांट सेल। क्यों? सेल विद इन सेल का बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए भी है, मतलब अपना खुद का न्यूक्लियस भी है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी है,
इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी है। क्लोरोप्लास्ट में आप जानते हो थाइलेकॉइड्स, माइटोकॉन्ड्रिया में आप जानते हो अपना खुद का सर्कुलर डीएनए। क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना खुद का सर्कुलर डीएनए होता है, क्योंकि ये भी तो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बना है, यानी यहां पर भी अपना खुद का सर्कुलर डीएनए होगा, यहां पर भी अपना खुद का सर्कुलर डीएनए होगा। सेल विद इन सेल का बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, जबकि अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल सेल के पास तो होता ही है। ठीक है, तो इससे माइटोकॉन्ड्रिया भी बन गया, और क्लोरोप्लास्ट भी बन गया। इन दोनों के पास अपना खुद का सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है। ठीक है, अपना न्यूक्लियस तो था ही इसके पास। ये क्या बन गई यहां पर आकर के? प्लांट सेल। तो एक नेचर में ऐसी दो घटनाएं घटित हुई, जिसमें एक में एनिमल सेल बनी और दूसरे के अंदर प्लांट सेल। इसमें कोई डाउट है? जब भी हमें किसी भी स्पीसीज की लाइनेज की स्टडी करनी हो, लाइनेज समझते हो? वंशावली, मतलब ये कहां से ओरिजिनेट हुई, समझ रहे हो? और अगर एनिमल सेल है तो आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यूज करोगे। प्लांट सेल के केस में माइटोकॉन्ड्रियल या क्लोरोप्लास्ट के डीएनए को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें चेंज नहीं होते। इसमें चेंज तभी होंगे जब कोई ना कोई म्यूटेशन होगा या इवोल्यूशन की वो कड़ी स्टार्ट हो रही होगी, तभी चेंज मिलेगा। तो क्योंकि 100% सिमिलर होते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता। और जो मेन न्यूक्लियस का डीएनए होता है उसमें वेरिएशन होंगे, क्योंकि वो आता ही है आधा मेल से, आधा फीमेल से। समझ गए ना मेरी बात? इसमें बताओ कोई डाउट है? किस तरीके से प्रोकैरियोट बने और किस तरीके से यूकैरियोट बने? यूकैरियोट कब बने थे? 1.5 बिलियन ईयर एगो। लिख लो ये वाली बात। और कब बने थे? 1.5 बिलियन ईयर एगो। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, हाँ या ना? चलो अब चले आगे। बस यहां इसके बाद चालू हो जाएंगे एविडेंस। अब तुम पूछ लो मुझसे। 100%, क्योंकि हमारा साइटोप्लाज्म भी मदर का साइटोप्लाज्म है, फादर का ओनली न्यूक्लियस मिलता है ना? अब हम बात करते हैं एविडेंस। तो ये समझ में आ गया कि यार ये कुछ तरीके हैं जो समझ में आए। साइंटिस्टों ने अपनी अपनी बातें कही, एक ने बिग बैंग थ्योरी की बात करी, एक ने ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करी, कई लोगों ने अपने अपने मत दिए। नहीं आया क्या भाई? कुछ थ्योरी डिस्कार्ड हो गई, कुछ एक्सेप्ट हो रही है, पर हो सकता है आगे जाके एडवांस टेक्नोलॉजी आए, कोई नई थ्योरी हो निकल के आ जाए। बट अभी के हिसाब से हम ओपन एंड हेल्ड को थोड़ा मान रहे हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल व्यू मिलर ने देकर के थोड़ी बातें ठीक ठाक बोली। आई या नहीं आई? ठीक है, अब हम बात करते हैं एविडेंस। इसके अलावा क्या कोई और भी एविडेंस है? यस। जैसे मानो, ठीक है, ये पैलेंटोलॉजी पर काम कर रही है। पैलेंटोलॉजी समझते हो? जीवाश्म विज्ञान, स्टडी ऑफ फॉसिल। ठीक है, तो इसकी पूरी जिंदगी निकल गई। ठीक है, इसने मानो डायनासोर्स के फॉसिल ढूंढे हैं, इसने ह्यूमन के फॉसिल ढूंढे हैं, इसने बहुत सारे एनिमल्स के फॉसिल ढूंढे हैं। ठीक है, पूरा जिंदगी इसने पैलेंटोलॉजी में निकाल दिया। ठीक है, और इसकी कुछ समझ में आई कुछ चीजें जो बाद में डिस्कस करूंगा। मानो इसने पूरी जिंदगी, ठीक है, एम्ब्रियो पर स्टडी की है। समझ रहे हो? डिफरेंट एनिमल के एम्ब्रियो, ह्यूमन के एम्ब्रियो, ठीक है, उनकी पूरी स्टडी पूरी प्रॉपर तरीके से। इससे भी कोई बातें पूछी गई। इसने मान लो किसी एनिमल की या प्लांट की एनाटॉमी पर स्टडी की है। ठीक है, समझ लो, मॉर्फोलॉजी पर स्टडी की है, उसके बेस पर ये अपनी एविडेंस देगी। समझ रहे हो? किसी ने बायोकेमिस्ट्री पे काम किया है, वो अपने बेस पर अपना एविडेंस देगा। किसी ने जियोग्राफिकल स्टडी की है कि अर्थ पहले कैसी थी, पेंजिया थी, बाद में कैसी हो गई, अर्थ का जो आज का स्ट्रक्चर है कैसा है, पहले का स्ट्रक्चर कैसा था, और क्या स्ट्रक्चर स्टेबल है, क्या स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। आप समझना मेरी बात? तो सबने अपनी अपनी जिंदगी में जो काम किए हैं उसके अनुसार वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि भाई मेरे अनुसार तो लाइफ ऐसे आई, इसके अनुसार लाइफ ऐसे आई, इसके ऐसे। सबने अपने तो एविडेंस में क्या आएगा? जिसने अपनी जिंदगी में जो काम किया उसके अनुसार बताएगा या लाइफ का ओरिजिन ऐसे हुआ। एग्जैक्ट हमें नहीं पता, हम तो एविडेंस की बात कर रहे हैं, ये अपने अपने हिसाब से बताएंगे। समझ में आया? यानी कहीं ना कहीं हम समझेंगे कि लाइफ अचानक से पैदा हुई है, क्या सिस्टमेटिक वे में इसका ओरिजिन हुआ है। आई? तो एविडेंस में बहुत सारे एविडेंस है, जिसमें पहला एविडेंस हम किसकी बात करेंगे? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, पर एक एविडेंस है जो हर साल क्वेश्चन आता है,
आउट है, पेपर में आउट है। कौन सा? एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। हर साल ये आउट है, आउट है, आता ही इसी से है। ठीक है, ये 3 तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं फालतू में, क्वेश्चन आता ही इसी से है और आएगा भी इसी से 100%। ठीक है, पर पढ़ाने तो है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखे हैं, बाई चांस भटक गया पेपर बनाने वाला, उसने यहां से उठा लिया तो। ठीक है, तो अब पहले हम बात करेंगे पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी का मतलब है जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म समझते हो ना, फॉसिल। फॉसिल समझते हो, अपने बॉडी के जो हार्ड पार्ट होते हैं, ठीक है, उनका फॉसिलाइजेशन हो जाना, उनका प्रिजर्व हो जाना, समझ रहे हो, सुरक्षित सदियों तक बने रहना, उसको फॉसिल बोलते हो आप। अनअल्टर्ड, जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। नहीं आया क्या? हाँ, तो सबसे पहले मैं बात किसी करूंगा, तुम लिख भी रहे हो क्या? लिखने से कैसे काम चलेगा यार? इवोल्यूशन तो सुनो यार, इवोल्यूशन तो समझो। एनसीईआरटी में देख सकते हो, कोई चीज तुम्हें देखनी है, पूछना है पूछ सकते हो। अभी तो समझो, फील लो इवोल्यूशन की। नहीं आया क्या? हाँ भाई, आते ही तुम्हें चालू हो गया। वो अच्छा वाला शांति से बैठा था। अब कुछ दिन बच्चे हैं, मैं तुम्हें आगे पीछे नहीं, एक को यहाँ बैठा था, एक को वहां बैठा था। ठीक है, अब बातें नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके, कौन सा एवोल्यूशन, उसकी बात कर रहे हैं, एविडेंस की। पैलेंटोलॉजी। एनसीईआरटी कुछ लाइंस है, बस समझ लेना। जैसे पैलेंटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ फॉसिल। स्टडी ऑफ फॉसिल। फॉसिल क्या होते हैं? एनसीईआरटी क्या बोलती है फॉसिल के लिए? भाई, फॉसिल आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक। लाइफ, चाहे वो एनिमल की लाइफ हो, हमारी लाइफ हो, किसी और एनिमल की लाइफ, प्लांट की लाइफ हो, कोई भी मतलब लाइफ जो है, समझ रहे हो ना मेरी बात, उनका अगर कोई हार्ड पार्ट है, डायनासोर्स हो, कुछ भी हो, कोई भी हार्ड पार्ट है, उसको प्रिजर्व हो गया, तो क्या फॉसिल है वो? क्या है वो? फॉसिल है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं भाई, फॉसिल कहां पाए जाते हैं? चट्टानों में, रॉक्स में पाए जाते हैं। बचपन में पढ़ाया जाता है, तो मैंने कुछ चीजें हटा दी हैं क्योंकि वो बचपन की स्टडी थी, समझ रहे हो, अब यहां जरूरत नहीं है उनकी। टाइप्स ऑफ रॉक्स जो हम छोटे में पढ़ लेते हैं भाई, 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। ठीक है, आप जानते हो, सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। आप समझ रहे हो? जैसे मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है? जैसे मानो मेटामॉर्फिक रॉक, एक चट्टान है, दूसरी चट्टान है, अचानक से प्लेट्स होती है नीचे अर्थ में, जहां समझते हो ना, हाँ, टेक्टोनिक प्लेट्स, अगर वो मूव करती हैं तो चट्टानें आपस में एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाती हैं इंटरनली, पूरे एकदम में इस तरह से मर्ज हो जाएंगी, और उसमें क्या बन जाएंगी? लेयर्स बन जाएंगे। कभी सैंडस्टोन देखे होगे? सैंडस्टोन, अजय, जो घर की हम पटाव करते हैं तो एक पत्थर लगा देते हैं ऊपर। हाँ हाँ, ठीक है, उसमें देखे होगे ना, उसमें ऐसे ऐसे डिजाइनें बनी होती हैं, लेयर्स बनी होती हैं। अरे, एक तो आरसीसी का जमाना आ गया, पर आरसीसी से पहले घर में हम गाटर डालते थे और पट्टियां रखते थे, पत्थर है घर में ऐसे। मेरे घर में तो ऐसे ही है, गाटर और पटिया वाला। आरसीसी तो बहुत महंगी पड़ती थी उस जमाने में, तो गाटर पटिया ही यूज करते थे लोग। हाँ बोल, वही मैक्सिमम जगह वही होता था। आरसीसी कॉस्टली थी। ठीक है, हाँ, समझना, उन पत्थरों को कभी गौर से देखा है? उसमें आकृतियां बनी होती हैं, लेयर्स बनी होती हैं। हाँ, तो वो एक्चुअल में मेटामॉर्फिक हैं। समझ में आया? 2 चट्टानें जब फ्यूज करती हैं तब इस तरीके के रॉक्स बनती हैं। ठीक है, ग्रेनाइट देखा? ग्रेनाइट सभी ने देखा होगा, किचन में लगता है, सब जगह लगता है, मजबूत होता है बहुत, क्योंकि इग्नियस रॉक से बनता है। जब लावा निकलता है तो कितना मतलब उसको काटना इतना आसान नहीं है, उसके लिए ब्लेड टूट जाते हैं, अलग टाइप के ब्लेड होते हैं, जानते हो ना? वो कैसे है? इग्नियस रॉक। और नॉर्मल केस में जो नॉर्मल रॉक्स होती हैं वो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं। सेडिमेंट्री समझते हो? जो धीरे 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 चीजों के सेडिमेंटेशन से बनती हैं। सेडिमेंटेशन समझते हो? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। जैसे मानो लेयर्स बनती जा रही है, मानो कभी समुद्र रहा होगा, ठीक है, ये जीव उसमें गिर गए होंगे और धीरे धीरे सेडिमेंटेशन हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है, ये एक लेयर बन गई, एक युग की एक रॉक बन गई, एक युग की एक रॉक बन गई। फिर नया युग चालू हुआ, उसके एनिमल्स यहां पर दब गए, नहीं आया? दूसरा युग चालू हुआ, उसके एनिमल्स यहां दब गए। ठीक है भाई, पहले के टाइम पर तो एनिमल्स को या इंसानों तक को हम नदी में ही बहाते थे। आप समझ रहे हो? जिंदा, सॉरी, मतलब मरने के बाद। अरे यार,
जिंदा का मतलब है बिना उसमें दाह संस्कार किए हुए। आर्किएट में तो फिर लोग समझदार हो गए, या गाड़ देते थे, ठीक है। हाँ हाँ, अब जो पता नहीं क्या क्या चीजें हैं अब तो, हाँ मतलब मैं हर माइथोलॉजी के अपने अपने मतलब रिलीजन के अपने अपने तरीके हैं, ठीक है। पुराने टाइम पर जब मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इवोल्यूशन चल रहा था, तो लोग जलाना नहीं समझते थे, लोग दफनाते थे। समझना मेरी बात, क्या करते थे, गाड़ देते थे, साथ में उसकी खाने की चीजें गाड़ते थे कि इसको जरूरत पड़ सकती है, चीजें नहीं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये मानते थे आत्मा अमर है, सोल जो है इमोर्टल है, इसको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जन्म नहीं समझ में आता था, पर इतना समझ में आता था कि ये मर गया इंसान, इसकी आत्मा अमर है, ये उस समय के लोग जानते थे। निएंडरथल की बात कर रहा हूं मैं, अभी मानव की तो बात ही नहीं कर रहा। तो क्या बेटा, नहीं समझ में आया? और बताएंगे 14,000 की लिखा हुआ है ना इसका, हाँ ठीक है, ये तो अभी बात में आएगी, बात की बात आएगी, ठीक है। हाँ, कई बिलियन ईयर है, जो भी है मैं बताऊंगा पूरा इसका ईयर, किस किस ईयर में कौन कौन से ह्यूमन एवोल्यूशन का पार्ट है, तो ठीक है। तो उनका मान था सोल जो है वो इमोर्टल है, इसको जरूरत पड़ेगी तो चीजें दबा दो। फिर जो खुदाई होती है आज की डेट में, तो वो चीजें में मिल रही हैं, अगर वो मिल रही हैं तो क्या हो गए, फॉसिली तो हो गए वो उस समय के, या पानी में उसके बाद लोगों ने फिर पानी में बहाना चालू किया कि भाई इसका जो वैसा पार्ट है वो किसी का आहार बन जाएगा, मतलब मछलियों का आहार बन जाएगा, और हड्डियां हैं वो दब जाएंगी नीचे। वही तो आज हमें मिल रही हैं, ठीक है, वही रॉक्स मिल रही है हमें, तो इनको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो आपसे कहा जाए फॉसिल की स्टडी के लिए कौन सी रॉक सबसे बेहतरीन रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक, समझ रहे हो? ये सेडिमेंट्री रॉक है, कौन सी रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक की बात करते हैं तो फॉसिल समझ में आ गया, ठीक है, इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। रॉक्स फ्रॉम सेडिमेंट, सेडिमेंट समझ में आ गया। अरे, एंड अ क्रॉस सेक्शन कट किया अर्थ का क्रस्ट का, इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स ऑन ओवर द अदर, ठीक है, ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। आप समझ रहे हो, इससे आप पूरी अर्थ की हिस्ट्री पता कर सकते हो कि किस समय में कौन से टाइप की सभ्यता थी, ठीक है। और एनसीईआरटी ने फिर यह भी कहा है कि डायनासोर्स की जो स्टडी हम कर पा रहे हैं, इसी के बेस पे तो कर पा रहे हैं, इस पर नीट में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने डायनासोर्स की बात की है यहां पर। यस, एनसीईआरटी बोल रही है कि पैलेंटोलॉजी के बेस पर ही हम पता लगा पाए कि ब्रैकियोसोरस, ये तो वही तुमने मूवी में देखा होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, कि हाँ जुरासिक पार्क में ब्रैकियोसोरस देखे होंगे आपने, ये हर्बीवोर्स थे, घास फूस खाते थे, नेक बहुत बड़ी थी इनकी। तो हर्बीवोर्स से कौन बने, कार्निवोर्स। कौन से कार्निवोर्स बने इसकी लाइन इसके अंदर आए, टायरेनोसॉर्स। बहुत खतरनाक थे, इसी का तो दिखाया है वहां पर मूवी के अंदर, टायरेनोसॉर्स, ये कार्निवोर्स थे। एनसीईआरटी ने इनकी हाइट भी दे रखी है, क्या दे रखी है, कितनी फीट थी, 20, हाँ 20 बोल रहे थे, अच्छा यस, ये क्वेश्चन आ सकता है। टायरेनोसॉर्स की जो हाइट होती है कितनी होती है, लगभग 20 फीट के आसपास। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए पूछा जा सकता है डेटा, आगे दे रखा है। तो टायरेनोसॉर्स किससे बने, ब्रैकियोसॉर्स से बने, समझ में आया? जुरासिक पार्क मूवी देखी हो तो एक जगह उन्होंने स्टेगोसॉरस दिखाए, याद आया, और एक जगह इसकी तबीयत खराब हो जाती है तो वो रुकते हैं बच्चे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइसेराटॉप्स। ट्राई का मतलब तीन, तीन सींग वाला डायनासोर्स, ट्राइसेराटॉप्स। तो क्वेश्चन आएगा ट्राइसेराटॉप्स का ओरिजिन किससे हुआ, आप बोलोगे स्टेगोसॉरस से। ट्राइसेराटॉप्स किससे बने, स्टेगोसॉरस से, ये क्वेश्चन आएंगे। मतलब इससे ही इतने अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो तुम गलत करके आओगे, गारंटी में दे रहा हूं। समझ में आया? हाँ, तो ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं कि पहला क्वेश्चन आएगा कि टायरेनोसोरस का ओरिजिन किससे हुआ, पूछूंगा, चिंता मत करो, तुम दोनों से पूछूंगा, कर लो, बता लो, ठीक है। टायरेनोसोरस का ओरिजिन किससे हुआ, ठीक है, और ट्राइसेराटॉप्स का ओरिजिन किससे हुआ, याद रखोगे? आपसे कहा जाए, ठीक है, कि आर्कियोपेटेरिक्स का ओरिजिन किससे हुआ, सर किसी से नहीं, इनकी एक सेपरेट लाइनेज थी, इनकी एक सेपरेट लाइनेज थी, इनका संबंध किसी और से नहीं है, आप समझ रहे हो?
क्रोकोडाइल का ओरिजिन किससे हुआ? इनकी भी एक सेपरेट लाइनेज थी, क्योंकि जब उल्का पिंड आ रहे थे, कौन आ रहे थे? उल्का पिंड अर्थ के ऊपर। हाँ, तो कुछ डायनासोर्स वापस समुद्र में गए। समझ में? आखिर में तुम क्रोकोडाइल जो देखते हो, ठीक है, तो वो उन्हीं के तो पूर्वज हैं। क्रोकोडाइल डायनासोर्स के तो पूर्वज हैं, समझ रहे हो? कहीं ना कहीं उनका स्टार्टिंग ओरिजिन वहीं से हुआ है। समझे ना? मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, ठीक है। अच्छा, आपसे टायरेनोडॉन की बात करूं तो आपने जब जुरासिक पार्क देखी होगी तो उड़ने वाले डायनासोर्स देखे थे? तो उड़ने वाले डायनासोर्स ऐसा नहीं है कि ये पक्षी हैं, पक्षी नहीं है भाई। पंख आ जाने की वजह से ये पक्षी नहीं बन जाएंगे। पक्षी में कौन आएगा? आर्कियोपेटेरिक्स, कनेक्टिंग लिंक है। तो इसकी सेपरेट लाइनेज दे रखी है इन्होंने, सेपरेट लाइनेज दे रखी है। तीनों की लाइनेज क्या है? सेपरेट है, यानी तीनों का संबंध एक दूसरे से नहीं है। ये समझ में आई या नहीं आई? इस डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं, अच्छे आते हैं, और तुम गड़बड़ करोगे, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस है। हाँ, देखो यहां पर कार्निवोर्स सिर्फ एक ही को रिप्रेजेंट किया है, किसको? टायरेनोसोरस को, बस। और इन कहीं पर भी इनका सबको हर्बीवोर्स मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो? सिर्फ टायरेनोसोरस को, मतलब उनके जबड़े के बेस पर, ठीक है, जो हमने अनुमान लगाया, जो जबड़ा है, क्योंकि सब चीजें हम दिखी थोड़ी ना किसी ने, ये तो हम फॉसिल के बेस पर क्या लगा रहे हैं? अनुमान, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी, उनका फॉसिल, उनकी गट, उनका मल मूत्र, समझना है मेरे? हाँ, मूत्र तो नहीं, मल, मूत्र तो गायब हो गया, मल समझ रहे हो ना? हाँ, क्या बोलते हैं उसको? फीकल मैटर। क्या फीकल मैटर अब भी मिलता है डायनासोर्स का? यस, मिलता है, ठीक है, उसकी पूरी साइंस है, ठीक है। एपिसोड देखा, और डिस्कवरी पे एपिसोड भी दिखाया था। हाँ, कॉप्रोलाइट्स बोलते हैं इनको, ठीक है, मतलब साइंटिस्ट इनके फीकल मैटर को ढूंढते हैं जो फॉसिलाइज हो गए हैं, काफी बड़े बड़े, ठीक है, उनकी। हाँ, फिर हाँ हाँ बेटा, ऐसा क्यों सोच रही है? यस, फॉसिलाइज का मतलब पत्थर बन चुके हैं वो, ठीक है। फिर उनके अंदर और सब्सटेंस की स्टडी होती है, किसका फीकल मैटर हो सकता है, ठीक है, कार्निवोर्स का या हर्बीवोर्स का, वो डिपेंड करता है किस टाइप के उसमें कंटेंट है, ठीक है। हाँ, क्या खाया था, हाँ, ऐसे बोलते हैं वो, जो ना, अब पता लगाते हैं इसने क्या खाया होगा, समझ रहे हैं? इस तरीके से जब उसने किया होगा तो क्या किया होगा, वो सब इस तरीके की स्टडी की जाती है। तो यहां तक समझ में आया, नहीं आया? चलो, अब एक बात आती है यहां पर, सुन लो मेरी बात। अब एनसीईआरटी में लास्ट में एक बात कह रखी है पैलेंटोलॉजी में, वो कह रहे हैं कि यार इनकी जो एज डिटेक्ट करते हैं फॉसिल की या रॉक्स की, किस टेक्निक के आधार पर करते हैं? कार्बन डेटिंग टेक्निक होती है। कार्बन डेटिंग समझते ही हो, पढ़ भी रखी होगी, हाफ लाइफ तो सभी ने पढ़ रखी है ना? हाँ, वही है हाफ लाइफ वाला। तो मैंने लास्ट में वो ऐड कर दिया एनसीईआरटी का एक पैरा, कि एज ऑफ फॉसिल या रॉक्स, ठीक है, कैसे निकालोगे? रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्निक होती है, समझ लो, चाहे वो कार्बन डेटिंग हो, चाहे वो यूरेनियम डेटिंग हो, मतलब रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जैसे एक मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, कैसे निकालते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर। जैसे मान लो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, मान लो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कितना है बेटा? लगभग 1000। हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रॉक का एक पार्ट ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं? लगभग 1000 ग्राम ले लेते हैं, चलो 1000 ग्राम। इसकी अपनी, भाई रेडियो एक्टिव है तो अपनी एक हाफ लाइफ होगी ना, इसकी एक हाफ लाइफ अगर मैं काउंट करूं, हाफ लाइफ, तो एक हाफ लाइफ के बाद नो डाउट आधा तो रेडियो एक्टिव बचेगा, पर आधा नॉन रेडियो एक्टिव रह जाएगा, हाँ या ना? रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव। फिर अगली हाफ लाइफ में क्या होगा? जो बचा हुआ रेडियो एक्टिव है वो क्या होगा? फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, आधा क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव, फिर आधा क्या हो गया? नॉन रेडियो एक्टिव। सेकेंड हाफ लाइफ, हाफ लाइफ। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये रेडियो एक्टिव रह गया, ये अब रेडियो एक्टिव ये रह गया, यानी हर बार रेडियो एक्टिव का अमाउंट आधा होता जा रहा है। 1000 था तो यहां कितना रह गया? 500 ग्राम। फिर यहां कितना रह गया? 250 ग्राम। यानी कंटिन्यू क्या होता जा रहा है? पार्ट रिड्यूस होता जा रहा है हर हाफ लाइफ में, हर हाफ लाइफ में,
आप समझ पा रहे हो या नहीं? ये तो 500 ग्राम ही है ना अभी। अगर मैं रेशियो निकालूं लगभग 2 हाफ लाइफ के बाद, रेशियो बताओ, ठीक है। रे, रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव, जैसे आप कहीं से भी सैंपल लेते हो रॉक से, आप देखोगे कितनी हाफ लाइफ निकल गई इसकी, ठीक है। उतनी हाफ लाइफ के बाद रेशियो निकालोगे रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव का, या आपको हाफ लाइफ नहीं पता, आप हाफ लाइफ निकालोगे पर से ऑन द बेस ऑफ परसेंटेज रेडियो एक्टिव एंड नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेशियो। तो जैसे मैं क्या निकालूंगा यहां पर, रेशियो ऑफ रेडियो एक्टिव एंड नॉन रेडियो एक्टिव। आफ्टर 2 हाफ लाइफ, तो क्या निकल के आया रेशियो भाई? आफ्टर हाफ लाइफ करता हूं मैं, 2 और 1 तो नहीं। अगर मैं पहला ऑप्शन ओनली 1 हाफ लाइफ के बाद निकालूं तो रेशियो क्या आएगा जरा बताओ? 2 हाफ लाइफ के बाद निकालूं क्या रेशियो निकल के आएगा? 1 हाफ लाइफ के बाद 1:1 का रेशियो आ रहा है, 2 हाफ लाइफ के बाद 3:1 का रेशियो आ रहा है, या 1:3 बोल दो, 1:3 के रेडियो एक्टिव पहले लिखा है मैंने, हाँ 1:3 का रेशियो आएगा। तो आप सिर्फ रेशियो कैलकुलेट करोगे, कहीं भी सैंपल निकालोगे उस सैंपल में देखोगे रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव कंपोनेंट का रेशियो क्या है, उस रेशियो की बेस पे आपको क्या मालूम पड़ जाएगा इसकी हाफ लाइफ कितनी हो चुकी है। समझ रहे हो? और इनकी हाफ लाइफ आप जानते हो, कार्बन की हाफ लाइफ थाउजेंड्स में होती है, यूरेनियम की हाफ लाइफ मिलियंस में होती है। समझ गए ना मेरी बात? तो इसके हिसाब से आप निकालोगे इतने साल पुराना ये रॉक का टुकड़ा है, यानी इसमें मिलने वाला फॉसिल भी इतने साल पुराना है, यानी इतने साल पुरानी सभ्यता है। नहीं आई आगे ना? जैसे आपने कभी हाफ लाइफ निकाली तो होंगी ना, कार्बन डेटिंग उसमें इनऑर्गेनिक के अंदर कार्बन की हाफ लाइफ। अच्छा फिजिकल में आएगा, जैसे मैं यहां लिख देता हूं एग्जांपल, इनऑर्गेनिक में होता है किसमें? अच्छा फिजिकल में होगा हाफ लाइफ, ठीक। चलो कोई नहीं, जैसे मान लो कार्बन रेडियो एक्टिव होता है ना, C14 रेडियो एक्टिव होगा, इसकी हाफ लाइफ, यस इसकी हाफ लाइफ कितनी होगी? लगभग हाफ लाइफ कार्बन का याद रख लो, इसकी हाफ लाइफ होती है लगभग 5760 ईयर। जो छोटी मोटी चीजें होती हैं उनकी कार्बन डेटिंग ही करते हैं, और कार्बन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रोजन N14। इसका रेशियो निकाल लोगे आप, कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो कितना है, उसके बेस पर आप क्या निकाल लोगे? उसकी कितनी हाफ लाइफ निकल गई। आप समझ पा रहे हो मेरी बात है? नहीं ऐसे यूरेनियम का निकालते हैं भाई, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये तरीके होते हैं कितनी हाफ लाइफ, वैसे हमें पता है कार्बन की हाफ लाइफ कितनी होती है, 5760 के आसपास होती है, तो कितनी हाफ लाइफ निकल गई, यानी उतना हम साल निकाल लेंगे, समझ रेशियो के बेस पर। तो उसके अलावा पड़ जाएगा रॉक कितनी पुरानी है और ये फॉसिल कितना पुराना है। तो ये तरीका है किसका, किसके लिए बोल रहे हैं? का रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्नोलॉजी का। यहां तो कोई डाउट? सोता है तू तो हमेशा, हमेशा ही की बात है। क्या है इसके अंदर? तुझे तुझे 1000 के नाम गुड़ दिया, गुड़ गुड़ देसी भाषा समझा दे रहा हूं, ठीक है। माल मैं तुझसे कहता हूं एक दिन में इस गुड़ का आधा पार्ट बेकार हो जाएगा, आधा पार्ट बचेगा, दूसरे दिन में उस आधे पार्ट का जो बचा फिर आधा पार्ट बेकार हो जाएगा, आधा पार्ट बचेगा। नहीं आया क्या? ठीक है, अब यानी हर बार क्या होता है, आधा पार्ट बेकार होता जा रहा है। ये तो मैं समझा रहा हूं, रेडियो एक्टिव लिख दिया यहां पर बस मैंने, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, एक हाफ लाइफ के बाद आधा रेडियो आधा नॉन रेडियो, अगली हाफ लाइफ के बाद ये आधा रेडियो आधा नॉन रेडियो। नहीं आया? धीरे धीरे नॉन रेडियो की परसेंटेज बढ़ती जा रही है, यानी खराब गुड़ की परसेंटेज बढ़ती जा रही है, अच्छा गुड़ तो थोड़ा कम होता जा रहा है ना हर बार। अब तू केमिस्ट्री में घुस गया,
पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो स्टेबल कंपोनेंट नहीं होते, जो रेडिएशन निकालते हैं वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, और हर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, क्या करके? रेडिएशन को रिलीज करके। ये तो केमिस्ट्री का पार्ट आ गया, तो इतना तो पढ़ा होगा कि वो भी नहीं सर हमने पढ़ी। या तो सिंपल सी बात है कि भाई 1000 ग्राम लिया, 50 500 रह गया, 500 उसको भी लिख देते हैं। समझ गया तुम? छोटी छोटी चीजें भी। अब ये 500 का 500 रह गया, ये 500 250 में कन्वर्ट हो गया, तो रेशियो निकालेंगे रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव का। यहाँ बराबर का रेशियो आ रहा है, यहाँ 1:3 का रेशियो आ रहा है, नहीं आ रहा? ये तो क्या है भाई, आप रेशियो चेक कर सकते हो सैंपल में से। आपने रॉक में से सैंपल निकाला, देखो उसमें रेडियो एक्टिव नॉन रेडियो एक्टिव का रेशियो क्या है, आ रही है? हाँ, देख, समझ में आया? आई या नहीं आई? सिंपल है, रेशियो निकाल लो, आपको हाफ लाइफ मालूम पड़ जाएगी, और हाफ लाइफ आपको पता होती कितनी हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, और एक हाफ लाइफ की ईयर आपको पता होती है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ से आप इनटू करके उसका समय निकाल सकते हो कितना पुराना फॉसिल है या कितना पुराना रॉक्स है। ठीक है, जैसे कोई तुम्हें हड्डियों का पता करना है, हड्डियां मिल गई, तो हड्डियों के लिए कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी यूज करोगे। कोई रॉक्स मिल रही है, तो रॉक्स में यूरेनियम अगर है तो तुम अब यूरेनियम डेटिंग टेक्नोलॉजी यूज करोगे। यानी जिस चट्टान में जो रेडियो एक्टिव मिल रहा है, जो भी रेडियो एक्टिव मिल रहा है, उसकी आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालनी है रेशियो के बेस पर। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कार्बन ही थोड़ा रेडियो एक्टिव होता है, 50 तरीके के रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। समझ में आया? और हर चट्टान में अलग अलग टाइप के रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। तो मैं करना क्या है, सिर्फ रेशियो कैलकुलेट करना है। रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव का रेशियो क्या है, 6 इसके अंदर क्या? हाँ, अरे ये एन एक्चुअल में कार्बन अपना, कार्बन तो खत्म हो गया ना, ये कार्बन का अस्तित्व खत्म हो गया, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया, ये नॉन रेडियो एक्टिव है। कार्बन का 12 बैलेंस ही हो। तुम क्या कर रहे हो, बिल्कुल नहीं पढ़े क्या? ये रेडियो एक्टिव है, ये नॉन रेडियो एक्टिव है। कोई भी चीज नॉन रेडियो एक्टिव में कन्वर्ट हो रही है, इसने अपना अस्तित्व खत्म कर दिया, अभी अस्तित्व बन गया, आप इसका रेशियो निकाल लो। बायोलॉजी चलो समझ गया। नहीं नहीं, तो फिर मुझे नहीं लग रहा तुम क्या करोगे यार, केमिस्ट्री फिजिक्स में क्या कर रहे होगे मुझे नहीं पता। ठीक है, तुम डरा रहे हो मुझे बस, खाली बायोलॉजी से सिलेक्शन नहीं होगा, ये पक्का है, खाली बायोलॉजी से तो नहीं होगा। माउंटेन ड्यू कौन है? क्या बोल रहे थे? अच्छा, एग्जाम माउंटेन ड्यू पी के दोगे या एनर्जी ड्रिंक पी के दोगे? चलो आ जाओ, याद समझ में आया नहीं आया ये बताओ? बस एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है, मैंने समझा दिया है उसको। ठीक है, अब आ जाओ, यहां से क्वेश्चन आएगा। होमोलोगी, होमोलोगी समझते हो? जिनकी एनाटॉमी समान हो, होमो, होमो माने समान, लोगी, लोगी का मतलब है एनाटॉमी, ओरिजन समान है, होमोलोगी है। तुम समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? भाई थोड़ा सीरियस हो जाना, अब 3-4 महीने जो है ना लास्ट के, हाँ 3 मान लो, 3 भी बोला मैंने आगे, ठीक है, तो सीरियस है। दिन बताओ दिन, पर 90 दिन बहुत होते हैं। 90 दिन के अंदर एक जेई के बच्चे ने नीट की तैयारी करके नीट फोड़ा था, सिंगल अटेम्प्ट के अंदर। अरे उसने स्ट्रीम ही चेंज कर दी ना, तो अरे हाँ तो आता था फेस के, अभी जेई का था, तो तुम क्या सर वही तो हमारी कमजोरी है, तो तुम पूरी साल में नहीं पढ़ पाए। अब ज्यादा हो गया, अब बेइज्जती हो रही है, चलो आ जाओ। देखो होमोलोगस ऑर्गन, जिनकी होमोलोगी, जिनका स्ट्रक्चर समान हो, जिनका ओरिजिन समान हो, पर फंक्शन कैसे होंगे? डिफरेंट। ठीक है, सिमिलर फंक्शनल स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन। सिमिलर फंडामेंटल बोलो, फंक्शन बोल गया, सिमिलर फंडामेंटल स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन।
यानी ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम कभी एक ही एंसेस्टर की संतानें थे, नहीं आया क्या? एक ही जगह रहा करते थे, दोस्त दोस्त थे, भाई भाई थे, पर कुछ दोस्त चले गए किसी और आइलैंड पर, कुछ और चले गए किसी और आइलैंड पर, ठीक है। इन्होंने इस आइलैंड के अकॉर्डिंग अपने अंदर क्या कर लिए, एडेप्टेशन। इन्होंने इस आइलैंड के अकॉर्डिंग अपने अंदर क्या कर लिया, एडेप्टेशन। ये एडेप्टेशन इतने ज्यादा हो गए कि ये अपनी पुरानी वाली, समझ रहे हो, मतलब स्पीसीज से बिल्कुल डिफरेंट हो गए, नई स्पीसीज बना ली। तो किस तरीके का इवोल्यूशन होगा ये, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? डाइवर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट। तो जब भी मैं होमोलॉगी की बात करूंगा, सिमिलर फंडामेंटल स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन, फंक्शन इसके इस आइलैंड के अकॉर्डिंग होंगे, इसके इस आइलैंड के अकॉर्डिंग होंगे, समझ रहे हो, पर फंडामेंटल स्ट्रक्चर इनके क्या है, सेम। जैसे मैमल्स की बात करते हैं, भाई वेल भी तो मैमल्स है, पर वेल ने अपना फंक्शन जो है, एडेप्टेशन है, वो किसके अकॉर्डिंग किया, सी के अकॉर्डिंग किया, ठीक है। अपनी बाहर की जो आकृति है मछलियों के अकॉर्डिंग बना ली, पर अंदर की जब तुम एनाटॉमी देखोगे उसकी, ठीक है, तो कैसी नजर आएगी, मैमल्स जैसी, सेम मैमल जैसी हड्डियां हैं, सब कुछ मैमल जैसा ही है उसके अंदर। तो उसको बोलेंगे तो मैमल्स ही भाई, तुम समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, मैमल्स ही है वो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को, और कॉमन एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए हैं। और तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, बहुत प्यारा एग्जांपल बता रहा हूं, एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है। अगर मैं बात करूं, 4 लिम्स ऑफ मैन, चीता, व्हेल और बैट, ये सब मैमल्स हैं, सारे सारे कौन है, मैमल्स। अगर मैं इन सबके लिम्स की एनाटॉमी चेक करता हूं तो सबके अंदर वही बोन मिलते हैं जो हमारे अंदर मिलते हैं। नहीं समझ में आया, समझ में? सब में वही रेडियस है, अल्ना है, वही ह्यूमरस है, वही टार्सल, मेटाटार्सल, सब कुछ वही, सब कुछ देखने को मिल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं हम सब एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए हैं। अरे आ रही है, नहीं आ रही है? आई, चलो। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि 4 लिम्स ऑफ मैन, चीता, व्हेल एंड बैट, ये बहुत पूछा गया है। ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कॉमन एंसेस्ट्री को, हम सब एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, समझते हो ना, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। ऐसे दूसरा एग्जांपल पूछेगा, माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच, हनीबी एंड मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई, इन सबके माउथ पार्ट पढ़ो। सबके माउथ पार्ट देखोगे, सबके पास मैंडिबल होते हैं, सबके पास मैक्सिला होते हैं, समझना मेरी बात, सबके पास, ठीक है, मैंडल, मैक्सिला, लेब्रम, लेबियम, ये टर्म सबके पास होते हैं, ठीक है, पर सबके फंक्शन अलग अलग हैं। जैसे कॉकरोच के बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के हैं, ठीक है, बटरफ्लाई के देखोगे साइफिंग टाइप के, नहीं बटरफ्लाई स्पाइन, एक साइफन ट्यूब होती है, वो नेक्टर को अंदर डाल देते हैं, उससे सक कर लेते हैं, ठीक है। मेल के देखोगे तो स्पॉन्जिन टाइप के होंगे, फीमेल मॉस्किटो के पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के हैं, नहीं आया क्या? यानी फंक्शन सबका अलग अलग है, समझना। अभी क्या बोला, कॉकरोच के बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के हैं, बटरफ्लाई के साइफनिंग टाइप, साइफन ट्यूब होती है, साइफनिंग टाइप के हैं, मॉस्किटो में बात करता हूं, मेल के स्पॉन्जिन टाइप हैं, फीमेल के पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप है। यानी सबके अंदर वेरिएशन फंक्शन में है, पर सबके अंदर मैंडिबल, मैक्सिला, ठीक है, लेब्रम, लेबियम सबके अंदर कॉमन है। यानी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर में अंतर है, सॉरी स्ट्रक्चर सिमिलर है पर फंक्शन में अंतर है, सबके फंक्शन अलग अलग हैं। तो क्या बता रहे हैं, ये कॉमन एंसेस्ट्री को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं ये, ठीक है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को बता रहे हैं। ऊपर किसकी क्लास चल रही है? अच्छा, उनकी में भी होता है, ठीक है, चलो ठीक है, मेरी में नहीं होता, नहीं ए, मैं पीट भी दूंगा चलते वक्त, मतलब मैं चाह रहा हूं पिटो मत, सीधे साधे बन के रहो, ऐसे ही रहो जैसे हो, ठीक है। आगे आ जाओ, बहुत प्यारा एग्जांपल, थॉर्न एंड टेंड्रिल ऑफ बोगनविलिया एंड कुकर बेटा। भाई क्या है ये, क्या है ये? दोनों की दोनों एक्सिलरी बड हैं, बाहर निकलने वाली दोनों, पर एक क्या काम कर रही है, प्रोटेक्शन, एक क्या काम कर रही है, होल्डिंग, नहीं आया क्या? फंक्शन अलग अलग है पर एक्सिलरी बर्ड्स है दोनों के दोनों, आई नहीं आई? तो बहुत प्यारे एग्जांपल है, एक बॉटनी का एग्जांपल दे दिया इन्होंने, टेंड्रिल कुकरबिटा के अंदर, थॉर्न बुगनविलिया के अंदर, समझना मेरी बात, ठीक है। हाँ ठीक है,
तो फोर लिम्स ऑफ मैन, चीता, वेल, ये ध्यान रखना है। माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच, हनीबी, मॉस्किटो, ये याद रखने हैं। थॉर्न एंड टेंड्रिल ऑफ बोगनविलियन कुकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलोगी। ये एग्जांपल मैं कल पूछूंगा, कल पूछेंगे, अभी तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। हाँ, परसों तुम मुझे पता है गड़बड़ करोगे, पर मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, पढ़ाऊंगा। बाई चांस बच्चा अगर नहीं आता है तो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग देख लेगा, रिकॉर्डिंग मिलती है ना, हाँ। पर आओगे तो मैं मोटिवेट रहूंगा, और आओगे आओगे तो तुम्हें एक समय मिलेगा रिवीजन का प्रॉपर। यहाँ पर कितने बजे से टेस्ट है? 2 बजे से है, तो मैं तो 8 बजे से क्लास लेता हूँ और 10 बजे खत्म कर देता हूँ अगर मैं, तो 10 से 2 तुम्हें बहुत टाइम मिल जाएगा रिवीजन का। नहीं मिलेगा? 4 घंटे में तुम बढ़िया तरीके से कर दोगे, कर लोगे ना? हाँ, ऐसे ही करेंगे कुछ, ठीक है। हाँ, एनालोगी, होमो माने होता है समान, तो जहां पर इंटरनल स्ट्रक्चर समान होंगे तो होमो टर्म आ जाएगा, जहां इंटरनल स्ट्रक्चर समान नहीं होंगे वहां एना टर्म आ जाएगा। ऐसे याद रखना है, जहां पर स्ट्रक्चर अंदर के समान है तो वो होमो है, और जहां स्ट्रक्चर समान नहीं है वो एना है। जहां स्ट्रक्चर समान होंगे तो फंक्शन डिफरेंट होंगे, जहां स्ट्रक्चर समान नहीं होंगे तो फंक्शन समान होंगे। सिंपल, याद रहेगा, ठीक है। तो एनालोगी, एनालोगी क्या बताती है? एनालोगी बताती है कि दो अलग अलग भाई थे, अलग अलग, पर दोनों एक ही इन्वायरमेंट में पहुंचा दिए गए, दोनों को हमने एक ही इन्वायरमेंट में पहुंचा दिया। नहीं आया क्या? जैसे मछली और मैमल्स को हम साथ साथ एक्वेटिक वातावरण में रखते हैं तो दोनों के अंदर सिमिलरिटी नजर आती है। नहीं आया क्या? भाई वेल आपको मछली जैसी लगती है, डॉल्फिन जैसे मछली जैसी तो लगती है आपको, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। पर हम किसके साथ रख रहे हैं? मछलियों के साथ रख रहे हैं। यानी खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है। समझ में आया? हाँ, दिल्ली वाली स्टोरी सब याद है, ठीक है, स्टोरियां याद रहती हैं, कंटेंट भूल जाए। समझ में आया? हाँ, तो क्योंकि हाँ वो दिल्ली वाली स्टोरी, स्टोरी ये थी, आज की डेट में हमने ये ड्रेस का प्रावधान किया, पर पहले के टाइम पर ड्रेस का प्रावधान नहीं था। बच्चे ड्रेस नहीं पहन के आते थे, लड़कियां पूरा फैशन कंपटीशन करती थी, जितनी भी लेटेस्ट ड्रेस होती थी जो मार्केट में आ गई वो कोचिंग में होगी वो ड्रेस, ठीक है। लड़के भी कोशिश तो करते ही थे, नहीं तो कुछ नहीं तो जीन्स, नई नई जीन्स पहनते थे, ठीक है, जैसा भी हो, ज्यादा नहीं तो बाल की डिजाइन चेंज करते थे, ठीक है, कभी ऐसे बाल, कभी ऐसे बाल, कभी नहीं, बीच में फैशन चली थी वो मुर्गे जैसे बाल, मुर्गे के पंख जैसे नहीं निकल जाते हैं पीछे ऐसे एकदम लाइट कलर के, हाँ, ठीक है। इतना ही नहीं, फिर समझ रहे हो, यहाँ पर छेद लिया उन्होंने, पता नहीं पेन, यहाँ छेद लिया, यहाँ छेद लिया, पता नहीं कितने सारे वो उन्होंने वो क्या वो पहन लिए। समझ में आया? मतलब स्पाइक्स ने क्या क्या करके, तो वो स्टार्टिंग के पहले महीने में नहीं होता था भाई। पहले महीने में तो मैं साउथ एक्स सेंटर पे था, तो इसे तो बताइए कौन था ये था, साउथ एक्स सेंटर पे था। तो साउथ एक्स सेंटर पर मतलब एक ऐसा सेंटर होता है जहां इंडिया का अच्छा बच्चा पहुंच जाता है वहां पर, समझ रहे हो ना, ठीक ठाक। तो पहले दिन तो सबके ऐसे आते हैं सीधे साधे, नहीं बन के, बिल्कुल लग रहा है कि भाई ये पंजाब से आई है, कि भाई ये गुजरात से आई है, बड़ा एकदम सीधे साधे, जैसे पिताजी छोड़ के गए, जो ड्रेस पिताजी दे के गए थे बस वही पहन रहे हैं, ठीक है, वही आ रही है, ठीक है। टीचर भी कोई ड्रेस नहीं कोड होता था, बच्चों के लिए भी नहीं होता था, ठीक है, बस टीचर के लिए टाई लगाना कंपलसरी होता था बस, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो भाई ठीक है, बड़ा अच्छा लगता था, पहला क्लास है, तब लगता था देखो धीरे धीरे अब परिवर्तन होगा, दिल्ली का असर चढ़ेगा इनके ऊपर, और कुछ समय बाद दिल्ली का ऐसा असर चढ़ता था कि पूरी क्लास एक जैसी हो जाती थी, नहीं है, एकदम मॉडर्न, समझ रहे हो, मुंह से बोलेंगे तो वही भाषा बोलेंगे, देसी थुर, ठीक है, पर देखने में ऐसा लगेगा भाई ये लगता है प्योर दिल्ली के कितने सालों से, समझ रहे हो ना। कभी दिल्ली की मेट्रो में जाना तो आपको वैरायटीज देखने को मिलेंगी, समझ रहे हो, हाँ, मतलब लगेगा कि साइकोलॉजिकल कमजोर हो गए हैं ये लोग, क्या हो गए हैं, ठीक है, ऐसी वैरायटीज देखने को मिलेगी। गए हो कभी क्या? क्या? अच्छा, वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी की बात कर रहा हूँ, आ जाओ, चलो चलो, तो समझ में आया। तो यहां पर क्या हो रहा है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है। भाई अलग अलग एटमोस्फेयर में रहते थे पर इनको हमने सेम वातावरण प्रोवाइड करा दिया, तो क्या हो गया, सेम वातावरण के अनुसार इनके अंदर फंक्शन में
सिमिलरिटी नजर आना चालू हो गई, क्योंकि एक ही वातावरण में रह रहे हैं, समझ रहे हो ना, पर इनकी एनाटॉमी सबकी अलग अलग है, कोई डाउट? तो एनालॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, किसका? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलर फंक्शन होंगे पर डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होंगे। जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, भाई दोनों के विंग्स काम क्या करते हैं? उड़ने के तो काम करते हैं, पर बटरफ्लाई के विंग्स मेम्ब्रेनस होते हैं और बर्ड्स के विंग्स फेदर वाले होते हैं, स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। जैसे पेक्टोरल फिन्स, ये बहुत पूछा गया है, बहुत ज्यादा, पेक्टोरल फिन्स ऑफ शार्क एंड फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन, देखो कि भाई एक जैसे काम क्या कर रहे हैं दोनों। पेक्टोरल फिन्स की बात कर रही हूं तो काम क्या कर रहे हैं? दोनों के दोनों पानी के अंदर स्विमिंग का काम कर रहे हैं, पर दोनों की अगर एनाटॉमी देखोगे तो बिल्कुल अलग है। वो फिन्स हैं, और जब डॉल्फिन के फिन्स जो तुम्हें दिख रहे हैं, फिन्स नहीं है, वो फ्लिपर हैं। हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे हमारे जैसा ही है, उसके अंदर मैमल्स है ना वो तो। हाँ, जैसे तीसरा, स्टिंग्स ऑफ हनी बी एंड स्कॉर्पियन, स्टिंग समझ रहे हो? पॉइजन स्टिंग जो होते हैं, हनी बी के पॉइजन स्टिंग इसके स्टमक पे लगे होते हैं, एब्डोमेन पर, इस तरीके से, समझ रहे हो? जबकि स्कॉर्पियन के कहां लगे होते हैं? पीछे। दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, पर काम एक ही करते हैं, पॉइजन, जहर को उगलना। नहीं आया क्या? आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है ना? हाँ, पूछे कल मालूम पड़ेगा, आई नहीं आई अभी तो, आज तो आ जाएगी। आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैमल्स, भाई ऑक्टोपस की आईज का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, हमारी आईज का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, समझना मेरी बात, पर काम तो एक ही कर रहे हैं, विजन। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं जहां स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, भाई एक तो रूट है एक स्टेम है, पर काम क्या कर रहे हैं? फूड का स्टोरेज, भाई दोनों के अंदर फूड ही तो स्टोर होता है, और एक स्टेम एक रूट है। आई या नहीं आई? कल पूछेंगे, हाँ कल मालूम पड़ेगी, यस सर या नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन, एनसीईआरटी ने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, बीच बीच में स्कैटर्ड फॉर्म में एक दो बातें दे रखी है, पर मैंने उसको समेट के एक जगह कर दिया है, ठीक है। भाई वेस्टिजियल ऑर्गन क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि हम यूं ही अवतरित नहीं हुए, हम सिस्टमेटिक वे में इवॉल्व हुए हैं। जैसे वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, बस एक बार ध्यान रख लो, निक्टेटिन मेम्ब्रेन, प्लाइका सेमी ल्यूनैरिस, ये होती है ना रेड कलर की, ये हमारे अंदर है पर वेस्टिजियल है, मैंने कभी हमारे अंदर फंक्शनल रहा करती होगी, यानी कभी ना कभी हम एम्फीबियन थे, पर आज की डेट में जरूरत नहीं है, हम एडेप्ट करके। नहीं आया क्या? एम्फीबियन के अंदर फंक्शनल होती है, पानी में जाते हैं तो ऐसे आइस को कवर कर लेते हैं, बाहर आते हैं फिर आइस को खोल लेते हैं। आई नहीं आई? नहीं आई? आ रही है ना? हाँ, इस पर सीरियस नहीं होना, बस समझ लो, ठीक है। ऑरिकुलर मसल्स ऑफ ईयर, ठीक है, कई बच्चे देखे होंगे अपने कान को ऐसे हिला लेते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं हिला लेते हैं, अपने आप मूव कर लेते हैं ऐसे ऐसे, जैसे डॉगी करता है, जैसे कैट करती है, समझ में आया? हाँ, ऐसे चारों तरफ, ठीक है। पहले हम जंगल में रहा करते थे, हमें प्रीडेटर से बचना होता था, ठीक है, तो हमें कान को एकदम एकदम एंटीना की तरह यूज कर रहे थे, एकदम मतलब चीजों को कैच करने के लिए, सेंसिटिव। पर धीरे धीरे हम इवॉल्व हो गए, हमें लगा कि हमसे बढ़ के तो कोई है ही नहीं, लोग हमसे डरते हैं, हमें कौन मारेगा, लोग हमसे डर के भागेंगे, तो हमने इस मसल्स को यूज करना क्या कर दिया? बंद, क्योंकि हम इवॉल्व हो गए। जब यूज करना बंद कर दिया तो धीरे धीरे क्या हो गया? ये वेस्टिजियल हो गए। तुम में से कोई कान हिला लेता है अपने? कौन? भाग्यशालियों का होता है, क्या समझ रहा है? दोस्त तो रहेगा, तू है भाग्यशाली या नहीं ये बता। तो भाग्यशाली नहीं है तू, यो बोल, क्या बोलेगा? कर्म पर बेस्ड हूं, कर्म करूंगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। अब इधर आ जाओ, अब समझना, अगर मैं बात करता हूं ऑरिकुलर मसल्स ऑफ, ये समझ में आ गई। सेगमेंटल मसल्स ऑफ एब्डोमेन, अरे यार वही, हाँ पैक, सिक्स पैक, बिल्कुल सही। भाई क्या बता रहे हैं? कभी ना कभी हम गोरिल्ला रहे थे, हमारा ओरिजिन समझ रहे हो, गोरिल्ला से हुआ है, हम ऐसे अवतरित नहीं हुए हैं, क्योंकि ये मसल्स उनमें फंक्शनल थे। या कभी ना कभी हम बाय टेट्रापिडल लोकोमोशन करते, टेट्रापिडल समझते हो ना,
झुक करके चलते थे, और इन ऑर्गन को होल्ड करने के लिए इन मसल्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी था, बनना जरूरी था, तो नेचर ने इन मसल्स को बनाया। पर हमारे अंदर क्या कर रहे हैं, हम तो बाइपेडल लोकोमोशन करते हैं, यानी कभी ना कभी हम टेट्रापीडल लोकोमोशन करते थे, 4 पैरों से चलते थे। नहीं आई क्या, हम ऐसे ही नहीं आ गए, समझना बिल्कुल। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या कर रही है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भाई लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, समझना, ये छोटी होकर जरा सी एकदम रह गई एक लिम्फा टिश्यू की फॉर्म में, यानी कभी हमारी इंटेस्टाइन बहुत बड़ी हुआ करती थी, नहीं आया क्या, आज वेस्टिजियल रह गई है, बड़ी हुआ करती थी, मतलब हम हर्बीवोर्स थे, हमारा ओरिजिन हर्बीवोर्स से हुआ है, समझ में आया ना। हाँ, क्या मांस क्यों खाते हैं, तुम मतलब बोलो मांस नहीं खाएंगे तो जो बेचारे वेजिटेरियन है वो सब्जियां कहां से खा पाएंगे। देखो मांस इसलिए खाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अब ओमनीवोर्स में आ गए, हमारा सीकम धीरे धीरे रिड्यूस हो गया, क्योंकि हमने मांस पकाना चालू कर दिया था, फायर डिस्कवर हुई थी तब, उससे पहले हम हर्बीवोर्स ही थे, ठीक है, जब फायर डिस्कवर कर दी, ठीक, तो हमने मांस खाना चालू कर दिया, औजार हमारे पास बन ही गए थे, तो धीरे धीरे जब हमारी इंटेस्टाइन मांस खा रहे हो तो इंटेस्टाइन क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, क्योंकि जरूरत भाई, प्योरली जो हर्बीवोर्स होते हैं उनका सिक्कम बहुत बड़ा होता है, ठीक है, जो ओमनीवोर्स होते हैं उनका सिक्कम छोटा हो जाता है, जो कार्निवोर्स होते हैं उनमें सिक्कम होता ही नहीं है, समझ में आ गया, इवोल्यूशन ऐसे हुआ, ठीक है। कॉक्सल टेलबोन, कॉक्सल बोन टेलबोन क्या कर रही है हमारे अंदर, अब तुम यूज नहीं करते ना, कभी तो यूज करते थे, समझ में आया। थर्ड मोलार टीथ क्या कर रहा है, पहले माउथ हमारा क्या था, बाहर निकला हुआ था, प्रोगनेथा, नहीं आया, अब हम क्या है, नेथोस्टोमेटा। प्रोगनेथा हम खाने के लिए जीते थे, सुबह निकलते थे हथियार लेकर के और मारते थे, खाते थे, मारते थे, खाते थे, जाते फिर सो जाते थे, फिर सुबह निकलते थे, नहीं समझ में आया भाई। एनिमल्स को तुम क्या कर रहे हो, मार रहे हो, पका रहे हो, खा रहे हो, तुम सिर्फ खाने के लिए जीते थे, जैसे खाने की बात करते हैं, हाँ हाँ खाना सब भूल जाओगे, ठीक है, समझ में आया, तो बस वही समझ लो कि हाँ थर्ड मोलार टीथ। निप्पल इन मेल, भाई मेल में निप्पल क्या कर रहे हैं, यानी स्टार्टिंग फॉर्म के अंदर मेल और फीमेल डिस्टिंग्विश नहीं हुए थे, एक एम्ब्रियो, स्टार्टिंग में एम्ब्रियो एम्ब्रियो होता है, इवोल्यूशन के अंदर देखोगे स्टार्टिंग के अंदर कोई चीज बन रही है उसमें डिस्टिंग्विश चीजें नहीं है, आप समझ रहे हो, एक्स और वाई जीन का रोल है ही नहीं यहां पर, उसमें भी कॉन्सेप्ट है और भी चीजें हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीजें, इवोल्यूशनरी लाइनेज भी है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, यानी ये इंडिकेट ये कर रहा है कि मेल और फीमेल स्टार्टिंग में एक सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, नहीं आया क्या, बाद में जाकर के नेचर की रिक्वायरमेंट के अनुसार वेरिएशन के लिए इसमें डिस्टिंग्विश हुए एक्स और वाई क्रोमोसोम, क्योंकि एक्स और वाई क्रोमोसोम से पहले ही निप्पल बन जाते हैं एक्टिवेशन होने से पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है, नहीं तो बाद में तो बनेंगे नहीं, आप समझ रहे हो। हाँ, आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हो, तो ये कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं जो बता रही हैं यार हम ऐसे ही अवतरित तो नहीं हुए, हम सिस्टमेटिक वे में इवॉल्व हुए हैं, प्रकृति के अनुसार धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है, ऐसे ही हम नहीं बन गए, ठीक है, तो ये एक एविडेंस है जो कहीं ना कहीं चीजें बताते हैं कि हाँ हाँ, एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस में सिर्फ एक ही लाइन पूछी जाती है, ठीक है, ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट फाइलोजेनी दिख रहा है कहीं, हैकल ने दी थी ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट, ये रही ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट फाइलोजेनी, किसने दिया था, हैकल ने, क्या दिया था समझाता हूं मैं, हैकल साहब ने दिया था, ठीक है, बॉर्नबियर साहब ने थोड़ा इसको इंप्रूव किया है, थोड़ा इंप्रूव किया है, 3 नाम याद रखने हैं, हैकल, बॉर्नबियर और बायोजेनिक ब्लॉक क्या था, ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट फाइलोजेनी, यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अपनी फाइलोजेनी को रिप्रेजेंट करता है, कैसे समझना, अगर मैं फिश के एम्ब्रियो की बात करूं, सैलेमेंडर के एम्ब्रियो की बात करूं, ठीक है, टॉर्टोइस के एम्ब्रियो की बात करूं, चिक के एम्ब्रियो की बात करूं, रैबिट के और ह्यूमन के, जरा देखो सबके एम्ब्रियो इनिशियल फेज में कैसे हैं, ये क्या बता रहे हैं, सब एक जैसा ही है ना, समझ रहे हो, सब कुछ इनिशियल फॉर्म में एक जैसा है, आप समझ रहे हो, तो स्टार्टिंग में हैकल साहब ने कहा ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट फाइलोजेनी, यानी भ्रूणी अवस्था अपनी पूरी फाइलोजेनी को रिप्रेजेंट करती है, पर बॉर्नबियर साहब ने कहा ना, पूरी अवस्था नहीं,
फाइलोजेनिक मतलब हमारे पूर्वजों की अवस्थाओं को रिप्रेजेंट करती है, पर ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज को रिप्रेजेंट करती है, एडल्ट वाली स्टेज को रिप्रेजेंट नहीं करती। भाई एम्ब्रियो सेम होते हैं, एडल्ट सेम नहीं होते। नहीं आया क्या? वो भी इनिशियल एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, ठीक है, डेवलप अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल्स स्लिट जस्ट बिहाइंड द head, but it is a functional organ only in fish and not found in any other adult vertebrate. However, this proposal was disproved on careful study performed by, ठीक है, von Baer. He noted that embryos never pass through the adult stage of other animal. Adult stage के थ्रू नहीं जाते, only initial embryonic stage के थ्रू जाते हैं। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, इसको बायोजेनिक लॉ भी कहते हैं, ऑन्टोजेनी, रिकैप्चुलेट, फाइलोजेनी। यानी ध्यान से देखोगे, अगर मैं ह्यूमन एम्ब्रियो की बात करूं तो ह्यूमन एम्ब्रियो कुछ ना कुछ सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज के को रिप्रेजेंट करता है, एडल्ट वाली स्टेज किसी की भी एडल्ट स्टेज को रिप्रेजेंट नहीं करता। लास्ट में आता है एविडेंस फ्रॉम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, जैसे आप किसी भी एनिमल को उठा लो, सबके अंदर ध्यान से देखोगे, सबके अंदर ब्लड होगा, सबके अंदर सीरम होगा, होगा नहीं होगा? ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर देखो सबके अंदर होगा। जैसे एंजाइम का मैं एग्जांपल लेता हूं, बहुत कॉमन एग्जांपल है जो बात पूछा गया था, इसलिए वही मैं लेता हूं। ठीक है, जैसे अगर मैं ट्रिप्सिन की बात करूं, पेप्सिन की बात करूं, तो अगर मैं ट्रिप्सिन की बात करता हूं ना, तो ट्रिप्सिन कहां देखने को मिलता है? ट्रिप्सिन पेप्सिन ऐसे डाइजेशन तुम्हारा हुआ नहीं है। ट्रिप्सिन पेप्सिन समझते हो क्या? डाइजेस्टिव एंजाइम है। पेप्सिन हमारा स्टमक में निकलता है, ट्रिप्सिन हमारा इंटेस्टाइन में निकलता है। समझ गए ना मेरी बात? हाँ, अगर मैं ट्रिप्सिन की बात करूं तो ट्रिप्सिन आपके कहां मिलेगा? वर्टिब्रेटा में मिलेगा। जबकि पेप्सिन की बात करें तो नॉन कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, समझो, रुको, ठीक है, हाँ, वर्टिब्रेट की बात है, कॉर्डेट बोलो या वर्टिब्रेट बोलो। अगर पेप्सिन की बात करता हूं तो पेप्सिन आपको सारे के सारे वर्टिब्रेट में देखने को मिलेगा। पेप्सिन सारे वर्टिब्रेट में आपको डाइजेशन देखो पेप्सिन मिलेगा। अगर ट्रिप्सिन की बात करता हूं तो ये कुछ नॉन कॉर्डेट या वर्टिब्रेट कह सकते हो, उनमें भी मिलता है और वर्टिब्रेट में तो मिलता ही है। यानी सब में एक ही एंजाइम मिल रहा है, यानी बेसिक प्रॉपर्टी सबकी क्या है? एक जैसी नहीं है। सबके अंदर अगर आरबीसी हैं सारे एनिमल्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एंटीजन है। तो ये भी सब बायोकेमिस्ट्री सबकी सेम है। ब्लड का कंपोजिशन देखोगे लगभग सबका सेम है। आप समझो, बायोकेमिस्ट्री का मतलब है अगर बायोलॉजिकल चीजें अंदर देखोगे सबकी सेम है। तो ट्रिप्सिन हमें कहां देखने को मिल रहा है? कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। पेप्सिन कहां देखने को मिल रहा है? कॉर्डेट्स या ऑल वर्टिब्रेट्स कह सकते हो, ऑल वर्टिब्रेट्स। यानी कहीं ना कहीं बेसिक बायोकेमिस्ट्री देखोगे सब चीज सिमिलर है, ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एडेप्टिव रेडिएशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा डार्विन की देखो, डार्विन को एनसीईआरटी ने आगे पीछे कर दिया थोड़ा सा, मैंने एक जगह समेट लिया है। ठीक है, थ्योरीज को मैं आगे समझाऊंगा डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम डार्विन की बात करेंगे एडेप्टिव रेडिएशन के अंदर। ठीक है, डार्विन की एक जर्नी थी। ठीक है, किसकी जर्नी थी? गैलापागो आइलैंड्स की जर्नी थी। ये ध्यान रखना, कितने आइलैंड थे? 22 आइलैंड थे। इस जर्नी के लिए उन्होंने एक शिप यूज किया था, एचएमएस वीगल। कितने साल की जर्नी थी? 5 साल की जर्नी थी। इनको अपॉइंटमेंट मिला था ओनली 3 ईयर के लिए, पर घूमे कितने साल थे? 5 साल। इस सरकारी खर्चे पे घूम रहे हैं, जहाज मिला हुआ है और घूमने को मिला हुआ है। काश ऐसी जॉब मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं लगता ऐसी जॉब मिल जाए कितना मजा आ जाए। सिर्फ घूमो और पैसा भी मिले, खाने को भी मिले, रहने को भी मिले, घूमने को मिले और पैसा भी मिले।
समझ गए ना मेरी बात? बिल्कुल मिलता है, ठीक है, सरकारी उसमें जाना पड़ेगा आपको। मर्चेंट नेवी में बहुत मेहनत होती है, नेवी की बात नहीं कर रहा हूँ, घूमने को नहीं मिलता, समुद्र में पड़े पड़े पगला जाते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तुम्हारे समय से समुद्र समुद्र देख रहे हो, तो इसलिए 6 महीने इनको जॉब दी जाती है, 6 महीने घर बिठाया जाता है कि भाई अब 6 महीने नॉर्मल हो जाए तुम पगला जाओगे। समझ में आएगा? हाँ, वो भी हो जाते हैं बहुत सारे, दिमाग के डिसऑर्डर हो जाते हैं बहुत सारे, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब वापस आ जाओ, ठीक है, करें स्टार्ट। तो इनको 3 साल के लिए पहले अपॉइंट किया गया था, पर कितने साल घूमे? 5 साल घूमे। कौन से जहाज पर घूमे? HMS वीगल। कहां घूमे थे? पूरा विश्व भ्रमण करना था इनको, जिसमें इन्होंने कुछ चीजें मतलब आइडेंटिफाई की, थोड़ा सा इवोल्यूशनरी कंसेप्ट निकाले, लेकिन कुछ तो बताना था सरकार को, ठीक है। तो कौन से आइलैंड पर इन्होंने अपनी किताब लिखी थी? गैलापैगो आइलैंड के ऊपर। कौन सा आइलैंड? गैलापैगो आइलैंड, ठीक है। कितने आइलैंड देखने को मिले थे? खास टाइप की कुछ फिंचेस देखने को मिली इन्हें, बर्ड्स। कितने प्रकार की फिंचेस थी? 13 टाइप की फिंचेस देखने को मिली, जो उन्होंने अपनी उस किताब के अंदर वर्णन किया है, एक्सप्लेन किया, अच्छे से समझाऊंगा। पहले थोड़ी सी जर्नी देख लो, बस लिखने वाले पॉइंट लिखने हैं आपको, डायग्राम से समझाने के लिए बता रहा हूं, ये से समझाने के लिए कैसा होता है, छप जाएगा दिमाग में। लंदन का केस है, कहां का केस है भाई? वॉयगेज माने होती है यात्रा, समुद्री यात्रा को वॉयगेज कहते हैं। कब स्टार्ट की थी? 1831 में। कब एंड किया इसका? 1836। कितने साल की यात्रा थी? 5 साल की। जब यात्रा पे निकले तो सबसे पहले समझना, यहां से निकले, ये सीधे इंडिया दिख रहा था मैं कहीं यहां पर, हाँ, इंडियन ओशियन। तो यहां से निकले सीधे लंदन से होते हुए यहां से होते हुए इन आइलैंड में घूमने चालू किया इन्होंने। इन आइलैंड, इनको कहते हैं, समझना, जब यहां आ रहे थे यहां पर इनको एक गैलापैगो आइलैंड की एक सीरीज देखने को मिली। कौन सी सीरीज देखने को मिली? गैलापैगो आइलैंड। ये आइलैंड छोटे छोटे आइलैंड थे, समझना। इस आइलैंड पर घूमे, इन्होंने देखा यार ये 22 टाइप के आइलैंड हैं, इनमें डिफरेंट टाइप के बर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, इन बर्ड्स की बीक में, चोंच में अंतर देखने को मिल रहा है। ये अंतर आया क्यों? ये अंतर आया एडेप्टेशन की वजह से। भाई कोई आइलैंड ऐसे थे जिनके पास कैक्टस बहुत ज्यादा थे, कई आइलैंड ऐसे थे जहां पर इंसेक्ट बहुत ज्यादा थे, कई आइलैंड ऐसे थे जहां फ्रूट्स ज्यादा थे। नहीं आया क्या? समझ पा रहे हो? कहीं सीड बहुत ज्यादा थे। समझ में आया? तो उस आइलैंड पर जो बर्ड्स रहा करते थे, उन्होंने अपनी बीक को उस आइलैंड के अकॉर्डिंग, अपने फूड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया, चोंच को, बीक को। समझ में आया? तब उन्होंने कहा यार नॉर्मल जो पुराने एंसिस्टर थे वो सब सीड ईटर थे, बीज खाया करते थे, पर आगे जाकर के देखा यार इनके बीक अलग है, इनकी बीक अलग है, क्योंकि उन्होंने धीरे, एक दिन में परिवर्तन नहीं होते, समय लगता है, ठीक है। तो जहां कैक्टस खाते थे वो कैक्टस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई की कर लिया, जो वुड पिकर बन गए, जो इंसेक्ट को खाते थे, ठीक है, कुछ ने फ्रूट्स खाना चालू कर दिया, उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया। तब इनके दिमाग में आया कि एक्चुअल में यहां पर एडेप्टेशन का फॉर्मूला लगता है, हम वातावरण के अनुसार अपने को एडेप्ट करते हैं, अगर हम एडेप्ट कर पाते हैं तो वातावरण हमें एक्सेप्ट कर लेता है, एडेप्ट नहीं कर पाते तो वातावरण हमें रिजेक्ट कर देता है। ये तो प्रकृति का नियम है। प्रकृति में समय समय पर परिवर्तन होते हैं, जो इन परिवर्तन के अकॉर्डिंग अपने को चेंज कर लेगा, नो डाउट प्रकृति उसको एक्सेप्ट कर लेगी, जो नहीं मैं नहीं चेंज होऊंगा तो प्रकृति उसको डिस्कार्ड कर देगी। ये तो होता है। आए नहीं आई? ठीक है, जैसे तुम पढ़ रहे हो यहां आकर स्ट्रगल कर रहे हो तो अपने को चेंज किया ना, ठीक है, जो चेंज नहीं कर पा रहे हैं, मस्ती करने आए हैं, तो डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे। अरे आ रही है नहीं आ रही है? तो समय समय पर परिवर्तन, तुम्हारी लाइफ में परिवर्तन हुए, तुम पटना आए, क्या जी, माइग्रेट करते थे, पर इतने बड़े पैमाने पर माइग्रेट नहीं करते थे, वो उसी एटमोस्फियर में अपने को अडेप्ट कर लिए थे, ठीक है। माइग्रेट करेंगे पर खाएंगे सीढ़ी, समझ रहे हो ना, खाएंगे अपना ही खाना जो हमें अच्छा लगता है, हमें वही अच्छा लगता है। भाई कई लोगों को पिज्जा अच्छा लगता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो कहीं होटल में जा रहे हैं उनको कुछ और चीजें नहीं मिलती है, नहीं, पिज्जा अच्छा था, पिज्जा ही खाएंगे हम तो। होता है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना? तो बस उनको जिनको फ्रूट्स अच्छे लगे वो फ्रूट्स पे डिपेंड हो गए, माइग्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ रहे हो ना मेरी बात? मेनली वैरायटी ऑफ चीजें देखने को मिल रही हैं, जिसने जिसको जो चीज अच्छी लगी उसके अनुसार उसने अपने को अडेप्ट कर लिया। भाई मैं तो यही, भाई स्टार्टिंग में जो हिप्पो थे, अर्थ पर रहा करते थे, उनको मजा कहां आने लगा? पानी के अंदर।
समझ में आया? तो पानी के अंदर जब मजा आने लगा तो हम क्यों जाएंगे धरती पर इतना भारी शरीर लेकर के? पानी में रहते हैं ना, ऑप्शन नहीं था, ऐसे नहीं ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन था उनके पास, तो पानी में रहे और धीरे शरीर को और बड़ा कर लिया, बन गई व्हेल। आप समझ रहे हो ना? तो ऐसे तो इवोल्यूशन हुआ। तो यहां से घूम के कहां गए? गैलापागोस आइलैंड, समझ में आ गए? ये जहाज भी दिखा दिया। अब यहां से वापस ये इंडिया की तरफ मूव किए। कहां मूव किए? इंडिया की तरफ। ये आए इंडिया की तरफ यहां से। अब यहां आएगा अभी, ये आ गया ना, यहां से होता हुआ उधर घूम के ऐसे ही घूमते रहे। समझ में आया? हाँ, जहाज के मालिक बन के। अरे अकेले का मतलब थोड़ी ना, सब लोग होते हैं, नौकर चाकर सारे लोग, क्या अकेले जहाज चलाएंगे क्या? हाँ, और यहां से होते हुए इंडियन ओशियन भी आए। कहां पर आए? इंडियन ओशियन। और इंडियन ओशियन को क्रॉस करके वापस कहां पहुंचे? ये इंग्लैंड, सॉरी लंदन। ठीक है, अब बताओ समझ में आया नहीं आया? तो इनकी इस पूरी पृथ्वी की पूरी यात्रा के अंदर कितना समय लगा था? 5 साल। कितने आइलैंड देखने को मिले? 22। कितनी फिंचेस देखने को मिली? 13 फिंचेस, जो डार्विन की फिंचेस के नाम से फेमस हुई। आई नहीं आई? बहुत सारी चीजें देखी थी इन्होंने, वो तुम बुक पढ़ोगे तब समझ में आएगी। अभी एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। जैन टर्टल देखने को मिले थे, बहुत सारी वेराइटीज। क्या? अरे क्या कल बताई थी मैंने, आज ही भूल गया? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ लाइफ अलग है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज अलग है। ठीक है, या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। चलो अब आ जाओ, ये थोड़ी सी एनसीईआरटी की कहानी है। क्वेश्चन जो आएगा वो मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया, वो आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? ये क्वेश्चन बनेंगे। कितने आइलैंड थे? शिप का नाम क्या था? जर्नी कितने टाइम की थी? कब स्टार्ट की? आइलैंड के नाम क्या थे? गैलापागो। रुक जाओ, अभी टाइम इसके बाद होगा। कितना टाइम बचा है? सही बताओ। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट तक कोई बोलेगा नहीं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इन फिंचेस की, ठीक है, तो ये तो कर मैं समझा दिया है। फिंचेस की बात करते हैं तो इनकी मेनली किसमें चेंजेस देखने को मिल रहा है? इनकी बीक में चेंज मिल। देयर आर ऑब्जर्व एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ द, ठीक है, किसकी? क्रिएचर्स ऑफ द पर्टिकुलर, ठीक है, इंटरेस्ट स्मॉल बीक बर्ड्स। स्मॉल बीक बर्ड को हमने क्या नाम दिया आगे जाकर के? डार्विन की फिंचेस। लेटर क्या कहा गया? डार्विन फिंचेस। आप समझना मेरी बात। अगर मैं फिंचेस की बात करता हूं, एक चीज तुम बस ध्यान रखना, ये फिंचेस हैं। अगर मैं हम इन फिंचेस की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में जो फिंचेस थी वो कैसी थी? सीड ईटर। सीड ईटर, सीड ईटर से इंसेक्ट ईटर बनी। अब भाई जहां रहते थे ये कौन थे? एंसिस्टर। भाई एंसिस्टर कौन थे? एंसिस्टर। भाई आपसे कहेंगे इनके जो एंसिस्टर थे वो कैसे थे? सीड ईटर। इन्हीं से क्या बने? कैक्टस ईटर। इन्हीं से कौन बने? वुड पिकर या इंसेक्ट ईटर कह सकते हो, वुड पिकर भी दे रखा होगा उन्होंने। ठीक है, हाँ, फ्रूट ईटर भी इन्हीं से बने आगे जाकर के, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, फ्रूट्स ईटर, इंसेक्ट ईटर इन्हीं से बने। भाई जहां पर इंसेक्ट थे, इंसेक्ट खाए इन्होंने। कहीं कैक्टस बने, कैक्टस ईटर। मतलब डिपेंड करता है, इन्होंने अपने को एडेप्ट किया अलग अलग इन्वायरमेंट में, इसके हिसाब से इनकी बीक के अंदर थोड़ा थोड़ा क्या होता चला गया? मॉडिफिकेशन। और मॉडिफिकेशन के अनुसार इनमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही वेरिएशन एक जगह और देखने को मिलते हैं। कहां पर? मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल्स। जैसे स्टार्टिंग में मार्सुपियल कहां थे? ऑस्ट्रेलिया में थे, इंडिया में थे। फिर अचानक से जब डायनासोर्स आए थे तो ऑस्ट्रेलिया पेंजिया का पार्ट थी,
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, वो अलग हो गया, बीच में पानी आ गया, और मार्सुपियल अलग हो गए। और मार्सुपियल जब अलग हुए तो वहां डायनासोर्स नहीं थे, तो अब इनका क्या हुआ, यहाँ पर रेडिएशन स्टार्ट हुआ। रेडिएशन का मतलब है एक से डिफरेंट टाइप की वैरायटी स्टार्ट हो गई, ठीक है। यानी इन्हीं मार्सुपियल से, ठीक है, टस्मानिया, समझना, एक ही जगह पर वेरिएशन देखने को मिल रही है। वो डिपेंड किस पे कर रही है, हैबिटेट पर, इन्वायरमेंट पर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंटल कंडीशन है, समझ रहे हो। तो ये आपको ध्यान रखने, और एक क्वेश्चन ये आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं कंपैरिजन करता हूं प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल की रेडिएशन देखने को मिली, और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दो, इधर आ जाओ साइड में, ठीक है, पानी के इधर, जो पेंजिया का जो इधर वाला पार्ट था, यहां पर प्लेसेंटल मैमल की रेडिएशन देखने को मिली। रेडिएशन का मतलब है वैरायटीज, यानी एक ही टाइप के एंसेस्टर से डिफरेंट वैरायटीज का फॉर्मेशन, समझना। तो अगर मैं कहूं कि कितने टाइप के प्लेसेंटल मैमल देखने को मिले थे, ठीक है, प्लेसेंटल मैमल की बात करते हैं तो मोल, ठीक है, एंट ईटर, माउस, लेमूर, ठीक है, फ्लाइंग स्क्विरल, बॉबकेट और बॉल्फ। ये कल पूछूंगा, मैं पूछूंगा कैसे समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि दो अलग अलग, भाई ये ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, ये इधर आ जाओ, ठीक है, रिमेनिंग वाला मतलब ऑस्ट्रेलिया के अदर जहां पर प्लेसेंटल मैमल्स मिलते हैं, तो इनमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं, इनमें भी वेरिएशन मिल, पर इन दोनों को जब एक ही एनवायरमेंट में एक साथ रखा जाता है तो सिमिलरिटी देखने को मिल रही है। जैसे अगर मोल को और मार्सुपियल मोल को साथ साथ रखा जाता है तो दोनों के अंदर काफी कुछ सिमिलरिटी आ जाती है। एंट ईटर को नम बैट के साथ रखा जाता है तो उनके अंदर सिमिलरिटी आ जाती है, ठीक है। माउस को मार्सुपियल माउस के साथ रखा जाता है तो उनमें क्या आ जाती है, सिमिलरिटी आ जाती है। लेमूर को स्पॉटेड कस्कस के साथ रखा जाता है तो सिमिलरिटी आ जाती है। यानी समझ में आ गया, दोनों को एक ही एनवायरमेंट में रखोगे तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। ये अलग एडेप्टिव रेडिएशन है, ये अलग एडेप्टिव रेडिएशन है। जब दो अलग अलग एडेप्टिव रेडिएशन को साथ साथ स्टडी किया जाता है, समझना मेरी बात, ये रेडिएशन अलग है, ये रेडिएशन अलग है, समझना। ये क्या है, एडेप्टिव रेडिएशन, यानी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एडेप्टिव रेडिएशन कौन सा इवोल्यूशन दिखाती है, डाइवर्जेंट, समझना। जब मैं दो अलग अलग एडेप्टिव रेडिएशन की स्टडी साथ साथ एक ही एनवायरमेंट में करता हूं तो कैसा इवोल्यूशन देखने को मिलेगा, जरा बताओ मुझे, कैसा इवोल्यूशन देखने को मिलेगा मुझे, कन्वर्जेंट, समझना। दो अलग अलग एडेप्टिव रेडिएशन को जब मैं एक साथ एक ही एनवायरमेंट में स्टडी करता हूं तो दोनों में सिमिलरिटी देखने को मिलेंगी, मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। समझ पा रहे हो नहीं मेरी बात, हाँ या ना। यानी यहां हम ये तो कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं एनसीईआरटी कह रही है तुमसे, यहां जाओ, डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द फिनोमिनन, अनदर एग्जांपल इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड प्लेसेंटल मैमल। तो तीन एडेप्टिव रेडिएशन है, एक एडेप्टिव रेडिएशन कौन सी आ गई यहां पर, कर ले मस्ती, कल जब डंडा पड़ेगा ना पीछे तब मैं कल बात करूंगा तुम तीनों से, आज तो मैं छूट दे दी थी, ठीक है, चलते हुए मैंने वार्निंग देके जाऊंगा, या तो तुम कल आओगे नहीं, आओगे तो ढंग से, कल छूट दे दिया, तो पूरी क्लास में सिर्फ अपनी दूसरी दुनिया में, ना को पता ही नहीं चल क्या रहा है। डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमिनन। कौन सा फिनोमिनन, एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब है भाई एक स्पीसीज अलग अलग एनवायरनमेंट में जाकर के अपने को वहां क्या कर रही है, अडेप्ट कर रही है और अपने अंदर चेंजेस कर रही है, और एक ही जगह से सारे चेंजेस हो रहे हैं कॉमन एंसेस्टर से, ठीक है। तो इसके तीन एग्जांपल ध्यान रखने हैं, डार्विन की फिंचेस बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस बहुत अच्छा एग्जांपल है, प्लेसेंटल मैमल। और फिर मैंने बताया जो दो अलग अलग एडेप्टिव रेडिएशन को एक साथ स्टडी करते हो तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये तो कहना चाह रहे हैं, when more than one adaptive radiation, more than one adaptive radiation, more than one, अरे यार, more than one adaptive radiation appear to have the occurred in a isolated में अलग से एक अलग geographical area representing different habitat, ठीक है, जो उन दोनों का अलग है, बिल्कुल अलग उठा के अलग लेकर के आए इनको, one can call this convergent evolution, तब इसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलेंगे। दोनों को अलग अलग उठा करके एक ही एनवायरनमेंट में रखते हैं, ये दोनों के लिए अलग है बिल्कुल, ठीक है, तब वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। समझ में आ गया। तो कल मैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के एग्जांपल पूछूंगा आपसे, जैसे मैं आपसे कहूंगा कि बताओ, अच्छा ये तो कल ही होगा, हाँ, मैं आपसे पूछूंगा मोल किसके संग कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दिखा रहा है, मार्सुपियल मोल, एंट ईटर, माउस, लेमूर, फ्लाइंग स्क्विरल, बॉबकैट, वॉल्फ,
टस्मानिया वॉल्व, इस पे तो क्वेश्चन एक दो बार रिपीट भी हुए हैं, समझ में आया नहीं आया? तो ये कन्वर्जेंट, ये अलग अडेप्टिव रेडिएशन है, वो अलग अडेप्टिव रेडिएशन है, और अडेप्टिव रेडिएशन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। पर दो, हाँ अडेप्टिव रेडिएशन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, पर दो अलग अलग अडेप्टिव रेडिएशन को एक आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में रखा जाए तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। यहां तक समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल? बस कल थ्योरी चालू करूंगा, आज इतना पार्ट खत्म हो गया, कल थ्योरी खत्म कर देंगे आते ही, मतलब आजकल के लेक्चर में पूरा, कल मैं पूछूंगा इतना। हाँ जब भी कन्वर्जेंट की बात आएगी फंक्शन की, वो अलग है, वो अलग है। एक साथ एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रख रहे हो तो उसके अनुसार फंक्शन सिमिलर हो जाएंगे इनके। जब भी कन्वर्जेंट आएगा